गुप्ता जी लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी में कर क्या रखा है? जहाँ पे देखो बढ़िया लोगों को पैसा दिखता है हाँ। वहाँ पे उन्हें आना ही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो सर एक दो इंटरेस्टिंग ये बॉम्ब शो की गाने की काफी रिसर्च करके आए हो, बॉम्ब शो ही बोल दिया आपने। मैंने एक बार एक शो किया था 4 लोगों के लिए। हाँ हाँ भाई, तो सुनते ही बॉम्ब शो। हाँ सुनो ना, तो उसमें 2 कपल थे, ठीक है, और उन्होंने एक फार्म हाउस बुक किया हुआ है और उसमें ऐसे है कि पहले उनका एक टाइप का शो होगा, उसके बाद फिर 2 रशियन आगे उनके कुछ ऐसे ऐसे डांस वांस करेंगी, वो हो गया, फिर मैं था। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि क्या मैं सही करता हूँ अपने जीवन के साथ, क्या ये पैसा जस्टिफाइड है। तो फिर मुझे लेकिन वो अमाउंट दिखी, मैंने कहा हाँ जस्टिफाइड तो है। एक इवेंट के लिए मैक्सिमम कितने रुपए चार्ज किए हुए हैं आपने एक बार में? एक शो से 80-90 लाख रुपए 1 करोड़ तक लोग बना रहे हैं अगर वो बेच रहे हैं। तो कॉर्पोरेट शो में किसी के अगर 1.5 करोड़ लगे हुए हैं तो वो शो होना ही है। There is very rare और वो chance शो नहीं भी हो रहा, आपको अगर उसने बुक कर रखा उस दिन के लिए तो आपके पैसे आ गए। I like this kind of conversation। बॉलीवुड आजकल कॉमेडी मूवीज क्यों नहीं बना रहा? ये तो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, मेरी 3 की बात हो रही है। आप है मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हो? निकाल दो, आप बोलोगे तो रख लेंगे, हम भी चलने देंगे, एडिट भी नहीं डालेंगे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन कितने रुपए कमाता है? स्टैंड अप कॉमेडियन बनते कैसे हैं? कॉमेडी में गाली ठीक है या गलत? आज की डेट में कॉमेडी करना कितना खतरनाक है? कॉमेडियन जो स्टेज शो करते हैं इसका इनको फिक्स पैसा मिलता है या परसेंटेज मिलता है? कॉमेडियन कहां से पैसे कमाता है, कितने पैसे कमाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता उर्फ गुप्ता जी से। ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन में से एक है और ये 2013 से कॉमेडी कर रहे हैं, जब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का सीन ही नहीं हुआ करता था। मतलब जब जियो नहीं आया था, जब कोविड की लहर नहीं आई थी, तब से कह डाले अपूर्व जी। इनके सोशल मीडिया पे 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। ये अब तक 3000 से ज्यादा स्टेज शो कर चुके हैं। अभी इन्होंने खुद का पॉडकास्ट चैनल भी चालू किया है और ये एक इन्वेस्टर भी हैं जो अब तक 15 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी और इनके जरिए इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में क्या चल रहा है, कॉमेडियन कैसे बना जाता है, इसमें क्या स्ट्रगल है, क्या कमाई है, क्या फ्यूचर है और इससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सी है सब चर्चा होगी इस पॉडकास्ट में। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं मिस्टर अपूर्व गुप्ता से। वेलकम अपूर्व भाई टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल भाई। सर सबसे पहले तो गुप्ता जी आप एक बात बताओ कि गुप्ता जी लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी में कर क्या रखा है? मैं भी देख रहा था अभी स्टडी बात इनसे इंटरव्यू है अपूर्व गुप्ता जी, मतलब अपूर्व गुप्ता जी है, रवि गुप्ता जी है, गौरव गुप्ता जी है, आकाश गुप्ता जी है। तो ये बॉलीवुड में खान आ गए और स्टैंड अप कॉमेडी में गुप्ता आ गए, ऐसा है क्या? क्या है ये गुप्ता जी का सीन? जहाँ पे देखो बढ़िया लोगों को पैसा दिखता है वहाँ पे उन्हें आना ही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इनिशियली स्टैंड अप में इतना पैसा नहीं था तो कम बनिए थे, अब जैसे दिखे जा रहा है तो और आए जा रहे हैं। अभी तो आपने गोयल गर्ग ये सब तो ऐड किए ही नहीं, अभी तो आप सिर्फ गुप्ता पे, अभी तो गोयल गर्ग भी आ चुके हैं। यार गोयल गर्ग अग्रवाल करेगा तो ज्यादा लोग आ चुके हैं सर, बहुत ज्यादा आ चुके हैं, पैसा बहुत है, आप ये सब ये पैसा आ गया तो बढ़िया। तो सर अभी आप स्टैंड अप कॉमेडी के ओजी हो, मैं आपको कहता हूँ, बिकॉज क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में हम अभी सुनने लगे हैं 19-20 से, कोरोना के बाद से। आप 2013 से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, तो उस समय जब आप सीन में थे तो सीन क्या था? मतलब स्टैंड अप कॉमेडी का क्या चीज थी, क्या हुआ करता था? तो राहुल भाई 2012-11 में इंडिया में स्टैंड अप बड़ा अंडरग्राउंड सीन था, ठीक है। मुंबई में एक क्लब होता था द कॉमेडी स्टोर, ठीक है, जो यूके और इंडिया की एक कंपनी ने कोलैब करके बनाया था और वो डेडिकेटेड कॉमेडी क्लब था। तो मुंबई में सीन तब भी थोड़ा था, दिल्ली में बड़ा अंडरग्राउंड सीन था। अंडरग्राउंड आप ये बोल सकते हो कि किसी नाइट क्लब में एक दिन वीकडे पे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को शाम को एक शो हो रहा है 8-9 बजे, जिसमें और काफी लिमिटेड लोग आ रहे हैं और वो वैसे लोग हैं जो आप कह सकते हो कि थोड़े से अब्रॉड गए हुए हैं, थोड़े से रिच हैं, अपर मिडिल क्लास है, जिनको पता है स्टैंड अप के बारे में, वो आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं। एक कोई बड़ा आर्टिस्ट है जो दिल्ली में बड़ा फेमस हो गया है, वो आके कर रहा है और बाकी सारे न्यू कमर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बड़ा ढूंढ के मिलेगा आपको, सोशल मीडिया पे भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, सर्किट में कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वहां पे उस दिन शो हो रहा है। तो ये 2012 का सीन था। 12 से फिर थोड़ा बढ़ के 13 में 1-2 क्लब में जाके, जो नाइट क्लब होते हैं उसमें एक दिन कॉमेडी नाइट होने लग गई। जैसे वन बुलेवार्ड होता था साकेत में, उसमें
थर्सडे की शाम को सिर्फ कॉमेडी नाइट होती थी, वो भी ऑल्टरनेट, मतलब महीने के 2 हो रहे हैं। फिर धीरे-धीरे वो वीकली हो गया। ऐसे-ऐसे करके फिर वेन्यू बढ़ते गए, मान लो कि साकेत में 1 हो गया, नोएडा में 1 हो गया, गुड़गाँव ज़्यादा हैपनिंग था तो 3-4 हो गए। फिर 15, 16, 17 ऐसे करके बढ़ता गया। 16 में नोएडा में एक कॉमेडी क्लब खुल गया था, गुड़गाँव में भी एक कॉमेडी क्लब खुल गया था जिसका नाम था कैनवस लाफ क्लब। फिर वो चला 3-4 साल। फिर धीरे-धीरे इंटरनेट का एक्सेस बढ़ गया, जियो आ गया तो इंटरनेट जो मतलब डेटा की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। तो धीरे-धीरे पूरा ग्रो हुआ। फिर 19 में थोड़ा और बेटर हुआ और डेवलपमेंट हो गए। 16 में रोस्ट आया था, आपको पता होगा, एआईबी रोस्ट। उससे थोड़ा कॉमेडी के बारे में और लोगों को अवेयरनेस आ गई। ज़ाकिर का एक वीडियो आया था, हाउ आई मेट अ दिल्ली गर्ल, उससे और ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। उससे फिर वीडियो बढ़ते गए, मतलब लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये भी आर्ट फॉर्म है, बड़ी अच्छी आर्ट फॉर्म है। बंदा एक स्टोरी सुना रहा है, रिलेटेबल कंटेंट है, मैं हँस रहा हूँ, एन्जॉय कर रहा हूँ। तो और लोग आने लग गए। फिर 17, 18, 19 हो गया। फिर 20 में कोविड के बाद से मैंने देखा कि लाइव शो में अटेंडेंस बढ़ गई। उससे पहले लोग आते थे बट इतने ज्यादा नहीं आते थे। अगर अगर आप पिछले 3 साल में देखो तो हर बंदा कॉमेडी शो आपकी स्टोरी में देख रहा होगा कि अटेंड कर रहा है। काफी लोगों को अब चुल हो गई है कि परफॉर्म भी करना है। तो अब वो दोनों तरीके से एक लोगों को एक्साइटमेंट है कि या तो एज अ ऑडियंस में जाऊं या एज अ आर्टिस्ट में जाऊं। तो तो ये सीन फटा, मतलब 2016-17 के बाद से सीन एकदम 16 blow से हो आप गया। कह सकते हो। उसमें मुझे सबसे बड़ा योगदान लगता है इंटरनेट का, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैंड अप क्या था, ये अंडरग्राउंड सीन था। यूट्यूब पे भी चल रहा था तो बड़ा लिमिटेड था। लाइक जब मैंने 2013 में वीडियो अपलोड किया था तब 1 लाख व्यूज आना बहुत बड़ी चीज होती थी, मतलब वायरलिटी होती थी कि 1 लाख व्यूज आ गए तो मतलब आप फट गए। अब 1 लाख क्या है, 1 लाख मतलब आपके इंस्टा पे 2 घंटे में या आधे घंटे में रील में फट जाते हैं। लेकिन तब 1 लाख, क्योंकि आपके व्यू जो था, मुझे याद है आइडिया का एक डोंगल आता था जिसको मैं लैपटॉप में लगाता था और 2000 रुपए में 2 जीबी का मैं रिचार्ज कराता था। तो तब मेरा बड़ा स्पेसिफिक होता था कि एक वीडियो अगर मुझे देखना है तो कौन सा वीडियो देखना है, क्योंकि 2 जीबी और डेटा होता था तो कॉस्ट, और उस टाइम पे लेकिन क्वालिटी व्यूज होते थे। अगर अभी आपने देखा हो तो हर बंदा आपको बोलेगा कि सर कहीं तो देखा है ना, कोई है तो सही। क्योंकि याद नहीं है, इतने ज्यादा कंटेंट हम कंज्यूम करे जा रहे हैं। तब क्या था, आप एक ही वीडियो देख रहे हो तो आपको रिकॉल वैल्यू, फैन मोमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव और इंटेंसिव होता था। कि भाई ठीक है, इसको ही देखना है, मैं तो इसको ही देखना, इंटरनेट पे हाँ। आया ही हूँ, अपूर्व सिर्फ गुप्ता हाँ, जी को हाँ, कि देखने इसका आ गया। नया वीडियो आ गया तो मुझे वो देखना है। तो वो डिफरेंस आ गया ऑब्वियसली। अब बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी लोगों की फैन मोमेंट बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑब्वियसली कम हो गई। अब जस्ट दे वांट अ पिक्चर और मे बी अ भाई आप ऑटोग्राफ कौन हो व्हाटएवर। मुझे पता नहीं हो, बाद में देख लेंगे, हाँ, बट गूगल कर अभी लेंगे। फोटो ले अभी लेते एक हैं। बार फोटो तो ले फोटो दो तो ले फटाफट। लेते हैं कि तेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा भी फोटो ले लेते हैं, बाद में बाद देखेंगे में देखेंगे कि तो कौन कौन है है। बंदा। हाँ, अच्छा, ये बाकी सब ले रहे तो मैं भी ले लेता हाँ, हूँ, आधे लोग तो मैं फोमो में ही बाद ले में लेते पूछ हैं। लूंगा। अरे बाकी आधे लोग तो इतने कमीने हैं, वो मेरे को आते हैं फिर फोटो लेते हुए कि अरे भैया नाम तो बता दो आप। टैग कर देता हूँ, मैंने कहा दे इंस्टा पे, मैं ही डाल देता हूँ। तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? आपको कहीं कहीं देखा है, वो कुछ करा तो है हाँ, आपका, दे दो चलो हम। एक्टर, हाँ सिंगर, हाँ सिंगर हो हाँ, आप। कुछ तो हाँ। माइक पकड़ के फोटो सिंगर हो आप। अपूर्व गुप्ता ही जी हो ना आप? एक हाँ, जोक सुनाओ। हाँ, वो तो वो वही सब चलता है। तो अब लोगों को बस वो है कि फोमो तो आ ही गया है लोगों के माइंड में, तो अब क्या कर सकते हैं, दैट्स द मतलब न्यू रियलिटी। सेलिब्रिटी आई वुड से। भाई पहले क्या था, सेलिब्रिटी कौन है, भाई बॉलीवुड का बंदा सेलिब्रिटी है, थोड़ा टीवी वाला देख लेंगे, ज्यादा ज्यादा क्रिकेटर है, अब राइट, ये है सेलिब्रिटी। अब राइट। बोले आप कॉमेडियंस इज आल्सो अ सेलिब्रिटी, यार इनको हाँ, मतलब देखा अब है। तो लाइक अगर आप इसमें एक फैक्ट देखो कि आप एक मूवी देखने जाते हो जिसमें 300 लोगों की मेहनत लगती है, 40-50 करोड़, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके बंदा 500 या 1000 रुपए की टिकट लेता है। एक एज कंपेयर टू अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो सिंगल हैंडेडली 1 घंटा 1.5 घंटे का शो दे रहा है और उसकी टिकट 2000, 3000, 4000 की जा रही है। तो आप सोचो कितनी पावर उस माइक में और उस बंदे में है, जो कि वो 4000 एक बंदे के जेब से पुल कर पा रहा है एज कंपेयर टू 300 लोग प्लस 1000 करोड़ या 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। और सबसे मेन चीज ऑक्यूपेंसी, वो 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे वो थिएटर ऑक्यूपेंट नहीं है, हाँ, खाली पड़ा है। हाँ, यहाँ हाँ, पे 400 की सीट है तो बड़ी है। लास्ट में स्टैंड अप कॉमेडी में ये होता है कि अरे सोल्ड आउट हो गया इसका। हाँ, बट उसमें कैच वो भी है कि सर एक थिएटर, मतलब एक थिएटर आपकी 100 जगह 1000 जगह पे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हम्म। डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू एक शो जो स्टैंड अप कर रहा है वो एक ही जगह कर रहा है, वो डिफरेंस है। और सब पहले देखो, हंसने हंसाने का काम तो पहले से भी है। पहले राइट, जैसे आज के, मैं 20 साल पहले बात करूं तो कवि सम्मेलन है कि अच्छा राइट, राइट, होली के आसपास कवि सम्मेलन है, राइट, वहां जाके हंस लिया। राइट, या फिर ऐसा है कि टीवी पे कोई लाफ्टर शो, फिर बाद में लाफ्टर शोज आए कि शोज राइट, आते हैं साहब, राइट, उसके राइट, बाद स्टैंड अप कॉमेडी आई, तो राइट, ये आगे बढ़ा। तो जो एवोल्यूशन, पहले कवि सम्मेलन थे अब उसकी रिलेवेंस थोड़ी कम हो गई। राइट। लाफ्टर शो तो लगभग ऑलमोस्ट कम हाँ, कम हो गए। हाँ, हाँ। तो क्या कारण रहा कि यार वो अपनी रिलेवेंस नहीं मेंटेन कर पाए और ये नया मीडियम आया?
आई थिंक कवि सम्मेलन तो अभी भी चल रहे हैं। अगर आपने देखा हो, अब स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, स्लैम पोइट्री या कॉमेडी, ये एक नई आर्ट फॉर्म बन के आ गई। अगर आप देखो, मना सेठ, नयाब मीधा, रजत सूद, ये सब अब नए टाइप के पोइट प्लस स्टोरी टेलर आ गए हैं। पुराने वाले भी चल रहे हैं, लेकिन वो अभी मुशायरा कर रहे हैं। लाइव शो के फॉर्मेट को वो या तो क्रैक नहीं कर पाए, या समहाउ वो चाहते नहीं है क्रैक करना। उनका वो मुशायरा वाला फॉर्मेट है कि एक होस्ट होगा, 5-6 शायद, और वो बैठे होंगे, और वो एक 1000 लोगों की गैदरिंग, 2000 लोगों की गैदरिंग में कर रहे होंगे। तो वो फॉर्मेट चल रहा है। वो वाला टिकटेड फॉर्मेट में नहीं शायद वो घुसना चाहते, या जो भी होगी उनकी माइंडसेट। और लाफ्टर शोज जो आते थे, वो मुझे लगता है कि टाइम के साथ वो अब अडेप्ट नहीं कर पाए कि जनता क्या चाहती है। जैसे काफी लोगों ने ट्राई किया टीवी पे दोबारा कि लाफ्टर चैलेंज टाइप की चीज कुछ लेके आ पाए, बट मुझे लगता है कि आपको टाइम को भी अडेप्ट करना पड़ेगा कि अब जनता चाहती क्या है, रेदर देन आप क्या चाहते हो। एक होता है मैं ये चाहता हूँ जनता देखेगी, ये तब तक सही था जब जनता ने कुछ नहीं देखा हुआ, ऑप्शन नहीं था। तो जैसे 2007 में जब मैं देखता था, मैं कहा भाई क्या क्रेजी चीज है ये, मतलब सिंगल हैंडेडली ये पूरी क्वेश्चन सुना रहा है, सब कुछ मचा रहा है, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब क्या है, हमने इतना सारा जोक देख चुके हैं, इंस्टाग्राम पे 50 जोक देख चुके हैं, तो वो जोक भी अगर आपको सुनाना है तो एक नए फॉर्मेट में सुनाना पड़ेगा, एक नए तरीके से सुनाना पड़ेगा। तो वो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है जो सबसे कल्ट इंसान जो मुझे लगते हैं इन सब चीजों में, क्योंकि हम मुशायरे की बात कर रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं, कुमार विश्वास सर जो हैं वो है लेजेंडरी इंसान। वो आप देखो, कॉलेज शो भी कर लेते हैं, कॉर्पोरेट शो भी कर लेते हैं, फैमिली शो भी कर लेते हैं, वो आपका होस्टिंग भी कर लेते हैं, मुशायरा भी कर लेते हैं। वो अगर आजकल मुझे लगता है वो स्पिरिचुअल शोज भी कर रहे हैं। वो एक उनका बैंड भी है, केवी बैंड, अगर आपको पता हो। नहीं, बैंड के बारे में उनका है केवी बैंड करके। तो मुझे लगता है वो है जो टाइम के साथ अडेप्ट करके अच्छा, वो पेड़ पहले बचा करते रहे थे, पहले वो रोमांटिक में देखी, हाँ, कभी कोई दीवाना कोई कहता है, दीवाना हाँ कहता है, हाँ फिर वो थोड़ा वीर रस में आए कि हाँ ये भारत, हाँ ये हाँ विश्व, हाँ हाँ फिर थोड़ा गंभीरता पे आए, अभी स्पिरिचुअलिटी पे हाँ, है। अरे ये तो आपको वो पता है, जो उनका वन टाइप ऑफ गेम है, वो कॉलेज शो करते हैं। कॉलेज शो में मैंने उनको देखा, 50-50 हजार लोगों की ऑडियंस में वो खेल जाते हैं भाई। वो गजब इंसान है। मतलब उनको, मुझे लगता है उस लेवल की अगर आपकी वाकपटुता आ जाए ना, और उस लेवल का अगर आपको गेम आ जाए, तो मतलब तो नेक्स्ट ये लेवल। पुराने लोगों में कवि सम्मेलन टाइप में ये ही इज द ओजी। अगर मैं टीवी वाले पे बात करूं तो द ओनली पर्सन जो अडेप्ट कर पाया, जो रिलेवेंट है आज भी, वो है कपिल कपिल शर्मा, शर्मा। तो अनडाउटेडली। वो जो इतनी सक्सेस है उनकी, कि उसके पीछे क्या मतलब वजह मानते हो कि यार वो अभी भी पॉपुलर है? आई थिंक कपिल भाई ने, मुझे जो लगता है, एक तो जो उन्होंने फॉर्मेट क्रैक किया था ना, कॉमेडी नाइट विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, वो अभी तक आया नहीं था। मतलब लोगों ने शेखर सुमन देखा हुआ था, मूवर्स एंड शेखर देखा हुआ था, पाकिस्तान का बकरा किश्तो देखा हुआ था, और 2-3 फॉर्मेट देखे हुए थे। लूज टॉक आता था, एक लूज टॉक पाकिस्तान का, वो देखा हुआ था। आई थिंक कपिल भाई ने क्या किया, कुछ ना उन्होंने मिक्स ऑफ एवरीथिंग बना के जो इंडिया को दिया ना, विच इंडिया वाज वेटिंग फॉर, लाइक अ लेट नाइट शो, इंडियन वर्जन, ठीक है। तो वो मुझे लगता है इंडिया को चाहिए था। और वो अभी भी, अगर अभी मैं उनके जो नेटफ्लिक्स पे अब जो वो दिखाते हैं, आई थिंक द कपिल शर्मा शो, या जो भी उन शो का नाम है, वो मुझे लगता है अभी भी बड़ी क्रेजी चीज है। क्योंकि उसमें वो क्या कहते हैं, खुद तो करते ही है बहुत सारे एक्ट, लेकिन जो उनकी टीम है ना, वो खा जाती है यार। अगर आपने मतलब वो सुनील ग्रोवर का सलमान खान वाला एक्ट, और जो कृष्णा का वो हाँ, अरे पठान वाला। भाई, अरे 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 अरे, मतलब वो है कि उन्होंने दे रखा है कि तू, द स्टेज इज ऑल योर्स, डू इट, है ना, किल इट। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके छोड़ देते हैं ना कि नाउ ही विल डू द जस्टिस, वो है मजेदार चीज। अब मुझे याद है, एक सुनील ग्रोवर ने ना एक बहुत पहले रंग दे तुम गेरुआ पे एक पूरा वो पेंट लगा लिया था मुंह पे, ऑरेंज का मंजन कर रहा था, बहुत ही क्रेजी। वो अभी भी मेरे को लगता है लेजेंड। और शाहरुख खान ने फिर उनको हक किया था। उस लेवल का, पहली बात तो आप कोई कर कैसे सकता है, फिर करा, फिर एडिट पे डाल के छोड़ दिया कि ये एज इट इज जाएगा। फिर सेम, अगर अभी आपने वो सलमान खान वाली बिट देखी हो, अगर आपको याद हो, बंदा स्टेज पे बैठा हुआ है, वो उधर जाके बैठ गया और सिर्फ ऐसे देखे जा रहा है, कुछ नहीं है उसमें, मगर मैं कह रहा हूँ यार किस लेवल का कॉन्फिडेंस है। सिलेक्शन है कि यार क्या कर रहा है वो। हाँ, और वो कर रहा है, छोड़ा हुआ है, क्योंकि एडिट पे कट भी सकता है, आप चाहो तो काट सकते हो, लेकिन वो एडिट पे काटा नहीं है। और वो फैन मोमेंट था मेरे लिए कि यार एक बंदा रियलिटी से ज्यादा, मतलब रियल सलमान खान से ज्यादा लग रहा है ये बंदा।
वे तो सलमान खान खुद बोले भाई तू क्या कर रहा है हाँ, वो यार। बोलते हैं, मतलब वो बोल देते हैं कि भाई ये क्या कहता है, तभी तो उनके लाइव टूर में सुनील ग्रोवर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो टाइम के साथ अडेप्ट कर रहे हैं अभी भी, कि जो आज जनता को चाहिए वो दिखाओ, रेदर देन वही 10 साल 15 साल पहले चड्डा और वो सब बातें जो चलती थी। नाउ ही इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, ही इज इवॉल्विंग, आई थिंक दैट्स द इसमें एक चीज और है कि हर एपिसोड में जब स्टार्स आते हैं तो एक आदमी इसमें भी देखता है यार ठीक है अब की बार इसकी स्टोरी सुनते हैं, इसके साथ क्या करता है भाई, वो राइट टीम तो फनी है ही, राइट टीम तो राइट फनी है ही। अब राइट जो सेलिब्रिटी आ रहा है राइट इसके साथ ये टीम राइट क्या करती है। अब राइट। यार शाहरुख आया आज देखते हैं क्या होता है, अरे आज तो वो आया देखते हैं आप क्या होता हाँ है, तो हाँ वो हाँ हाँ। क्यूरियसिटी जो आदमी की मर जाती है राइट वो कपिल राइट। शाह से नहीं मर पा रही। हाँ, वो है, वो अनडाउटेडली वो तो रह ही रहा है कि अगर जैसे कार्तिक आर्यन कितनी बार आया, लेकिन हर बार एक नई चीज हमें पता चल रही है उनके बारे में, या शाहरुख सर कितनी बार आ रहे हैं लेकिन हर बार एक नई चीज, कुछ नया फ्लेवर आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है ना, रेदर देन बीइंग अ मोनोटोनस की हर बार सेम चीज करे जा रहे हो, तो जनता भी पक जाएगी मतलब। बॉलीवुड आजकल कॉमेडी मूवीज क्यों नहीं बना रहा, मतलब उसकी याद है मतलब प्रियदर्शन की जो मूवी आप देखते थे कि राइट राइट। हलचल हो रही है, हंगामा हो रही है, हेरा फेरी है, हाँ, कुछ ना कुछ आता रहता था। ये तो गो- कंट्रोवर्शियल चल रहा है, है हेरा ना, फेरी 3 की बात हो रही है, आप है मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हो? निकाल दो, आप बोलोगे तो रख लेंगे, हम भी चलने देंगे, एडिट भी नहीं डालेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गुप्ता जी एडिट को। भी नहीं डाला, गुप्ता जी के ऊपर है, जो कह देंगे चल जाएगा। तो हाँ, आजकल आ नहीं रही वो मूवीज जो राइट पहले जोन राइट था, जैसे राइट मैं कह रहा हूँ नॉर्मल मूवी भी अगर आ रही है तो उसमें राइट कॉमेडी का एक बड़ा सेक्शन होता है, हर मूवी में एक जॉनी लीवर जी है, कुछ ना कुछ एक बिट डालेंगे, राइट या राइट। आपकी राजपाल यादव। सीरियस मूवी भी अगर गोविंदा कर रहा है तो बीच में कुछ कॉमेडी का डलेगा। राइट राइट और राइट। फुल ऑन कॉमेडी मूवीज भी आती थी, हाँ। अब लगभग प्योर प्ले कॉमेडी मूवी तो बंद भी हो गई है लगभग। मुझे भी नहीं पता है क्यों हो रहा है, आई थिंक मेरा मानना है कि शायद ना जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो ना, सी कॉमेडी इज अ एफर्टलेस जॉब, द मोर यू मेक एन एफर्ट वो खत्म हो जाएगा उसका जो एसेंस है। तो अब मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके लोग बना रहे हैं चीजें, और जब ओवर थिंक करके बनाते हैं तो आप कैलकुलेशन करके बनाते हो कि 2 एक्टर उसके लेते हैं, 2 एक्टर यहाँ के लेते हैं, 2 राइटर वहां के लेंगे, 2 ये लेंगे, वो नहीं होता अल्टीमेटली। इट्स अ वेरी नेचुरल जॉब, मतलब आप दिल से बनाते हो अपने आप चल जाती है। आप अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके बनाओगे तो चलती नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टीवीएफ की बिट्स शुरू की देखी हुई हो, वो बड़े ऑनेस्ट वर्क थे, तो वो फटे थे उस टाइम पे, मतलब बहुत सारे जो अगर सपने जो बेसिक टीवी जब यूट्यूब चलने लगा था, तो मुझे याद है टीवीएफ वाज द फर्स्ट थिंग जो सब लोगों ने देखना शुरू किया था। और वो अमेजिंग था, टीवीएफ उस समय से लेके आज तक भी रिलेवेंट है। हाँ, रेलेवेंट है क्योंकि दे कंटिन्यूअसली इवॉल्व, राइट। तो मुझे लगता है कि वो अब बॉलीवुड थोड़ा सा सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे रीजन सिंपल है कि जब आपके 50 60 100 करोड़ लगे होते हैं, हाँ, तो वो गेम आपके लिए बड़ा डू और डाई हो जाता है कि यार इसको बनाना ही पड़ेगा, वरना वी विल लूज द गेम, वी विल लॉस द बैटल। तो वो अब मुझे लग रहा है उनको थोड़ा या तो बजट क्रंच करके बनाए जिससे कि दे कैन एक्सपेरिमेंट, एंड दैट्स द फैक्ट। अगर अब ये कुणाल खेमू की एक डायरेक्टेड मूवी आई मडगांव थी, एक्सप्रेस, हाँ मडगांव मडगांव। एक्सप्रेस, हाँ, तो वही ना, कम बजट की होगी, क्रिएटिव क्रिएटिव इंडिपेंडेंस थी उनके पास, तो दे कैन प्ले अराउंड, दैट्स व्हाई आई थिंक वो अवार्ड भी जीत पाए, अभी कुछ कुछ उन्होंने अवार्ड जीते थे। तो छोटे बजट में क्या है आपका, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ की मूवी में आप 6 करोड़ कमा रहे हो, तो ये 200% की आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका हम्म, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 50 करोड़ पे 60 करोड़ कमा रहे हो तो फिर आपका लॉस हो रहा है, 20% की बीस तरफ। परसेंट का 10% का जो भी उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और बॉलीवुड में धीरे धीरे बॉलीवुड कंप्लीट कॉमेडी मूवी तो जा ही रही है, जो बीच में जो करेक्टर आते थे साइड, जो अपने बात की, राइट हर मूवी में एक जॉनी लीवर रहता है, कुछ ना कुछ करके जाएगा। राइट राइट राजपाल यादव जी है, कुछ ना राइट कुछ सीन तो राइट ये राइट। चुप चुप के एक सीरियस मूवी चल रही थी, हाँ वो हाँ बीच हाँ में जो हाँ हाँ बिट्स राजपाल हाँ यादव जी हाँ ने डाले वही हाँ आइकॉनिक है। हाँ 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 और साउथ की मूवी अभी भी जैसे ब्रह्मानंद जी है, कुछ ना हाँ कुछ हाँ करेक्टर है हाँ कि हाँ। वो आके माहौल बनाते हुए रहते हैं, राइट और वो राइट। चीज बॉलीवुड ने बंद कर दी काफी समय से। आई थिंक वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना अब, और हम्म, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये डालेंगे तो हो सकता है मूवी की इंटेंसिटी खराब हो जाए, जो स्टोरी लाइन है वो सडनली झट से कहीं बंदे का अटेंशन खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये चीजें उनको फिर इवेंचुअली नेटफ्लिक्स अमेजोन पे बेचनी है, जहाँ पे अटेंशन स्पैन होता है। आप थिएटर में देखते हो तो यू हैव अ फोकस कि आपको वही देखनी है, लेकिन नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे आपका अटेंशन स्पैन है, जहाँ पे उनको दिखेगा वहीं से वो चले जाएंगे। तो
अब मतलब थोड़ा गेम बहुत वो ज्यादा माइंड गेम कैलकुलेशन में फंस गए, जब फंस गए, हाँ वो कैलकुलेशन फंस है गए, तो सच दिक्कत बात आ है, जाती है। सच बात है। मुझे याद है बाजीगर में वो जॉनी लीवर के बीच बीच में गैग आते रहते थे, वो हंसे जा रहा है, वो वर्ड प्ले करे जा रहा है, कुछ कुछ होता था जबकि उसका कुछ रेलेवेंस नहीं था उस रेलेवेंस नहीं मूवी है से, बस। वो फालतू में था हाँ, मूवी से तो कुछ लेना देना भी नहीं था, वो बट बीच में ब्रेक होते वो तो ब्रेक काइंड होता ऑफ है। ब्रेक्स है कि हाँ, भाई तुम लूज हो जाओ थोड़ा सा हाँ, कि स्टोरी इतनी चलने दो। तुमने सस्पेंस बना रहे हो, इतना अजीब सी मूवी है ये, तो बीच में मैं कुछ दे देता हूँ लाइट, बट अब नहीं हो रहा है। सर बात करते हैं आपकी जर्नीज के बारे में और उसी के साथ बाकी स्टैंड अप कॉमेडीज के बिजनेस को भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सर आपकी कॉमेडी में एंट्री कैसे? तो सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, मैं 2007 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की और मैं काफ़ी स्टूडियस था, मतलब मैंने 12 साल में 9 बार टॉप किया, 3 बार सेकंड आया था, तो मैं काफ़ी स्टूडियस था। फिर मैंने सोचा आईआईटी निकालूंगा, बट आईआईटी निकला नहीं, ऑब्वियस है। फिर मैंने जेपी इंस्टीट्यूट है नोएडा में, वो ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर में मैं काफ़ी ठीक था, मतलब मेरा एम था कि पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब करेंगे, वरना फिर आगे एक और एमबीए करेंगे और फिर आगे अच्छी सी जॉब करेंगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, मुझे याद है मैं C++ काफ़ी अच्छी तरीके से आती थी मेरे को। रॉबर्ट लफोरे करके एक शायद ऑथर होते थे जिनकी किताब मैं ढंग से पढ़ भी ली थी तब, और वो भी 11वीं 12वीं में ही पढ़ ली हम्म, थी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बट समहाउ जो टीचर थे उन्होंने बोला कि कॉपीड है। मैंने कहा यार ये क्या बकचोदी है, मैंने कहा मतलब जब बनाया है ढंग से तो बोलना चाहिए ना, अप्रिशिएट करो, तुमने हम्म, बोल दिया कॉपीड है, मैं कहा कॉपीड है तो फिर कॉपी सही, फिर अगली बार से कॉपी करके लाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई पे पीछे हो गया था, मैं थोड़ा ध्यान मैंने पढ़ाई से कम कर दिया था। और फिर मैंने पर्सनैलिटी क्योंकि मेरी बहुत वीक थी, सच बताऊं, क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ोगे तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है या एक पब्लिक पर्सन है वो बड़ा वीक रहता है। प्लस मैं जिस कॉलेज में था, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज था जिसमें काफ़ी डीपीएस, जीडी गोइंका, रायन इंटरनेशनल इस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, तो सडनली आई कैन सेंस कि मैं इनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आई विल वर्क ऑन माय पर्सनैलिटी। तो मैंने उस टाइम पे डांस करना शुरू किया, कैसियो बजाना शुरू किया था। फिर मेरे भैया तब जापान में थे, उन्होंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर ले, इट विल हेल्प यू। तो 1 साल तक तो मैं कर ही नहीं पाया, मतलब मेरे में उतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पब्लिक स्पीकिंग वाले रूम में जा पाऊँ। तो समहाउ 1 साल बाद मैंने कहा नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो आई जॉइन्ड दिस ऑर्गनाइजेशन कॉल्ड टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आपने सुना है इसके बारे में? सुना है, हाँ, तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको नहीं पता, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, तो वहाँ मैंने जॉइन किया। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, और लोगों ने मेरे को वहाँ पे बोलना शुरू किया कि आपका ह्यूमर अच्छा है, आप यू कैन मेक पीपल लाफ। तो मुझे लगा कि यार जब कंपनी के सीईओ इस टाइप के लोग ये बोल रहे हैं तो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। तो हम्म, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था अब करना क्या है। तो मैं वहीं पे लोगों को हँसाए जा रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करे जा रहा हूँ। कट टू 2010-11 के बाद मेरे को एक अभिषेक करके हैं, कंपनी चलाते हैं वो, उन्होंने मेरे को बोला कि तू व्हाई डोंट यू ट्राई स्टैंड अप। मैं कहा ये क्या होता है? तो मैंने स्टैंड अप उस टाइम पे बस सिर्फ रसल पीटर के वीडियोस देखे हुए थे, और राजू भाई के जो लाफ्टर चैलेंज वाले वीडियो थे, वो जिसमें वो विदाई वाला सीन, अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, वो सब देखा हुआ था। सुनील पाल के कुछ वीडियो देखे हुए थे, रतन नूरा वाले। फिर मेरे को उन्होंने बताया कि स्टैंड अप होता है, अंडरग्राउंड सीन होता है। मैंने कहा ठीक है, कभी पता चले तो बता देना, मैं ट्राई करूंगा। तो वेडनेसडे को शाम को 6 बजे एक दिन, मई की बात है, मेरे पास मई की नहीं, अप्रैल की बात है, मेरे पास मैस कॉल आया कि ज्यूक बॉक्स करके नेहरू प्लेस में एक जगह है जहाँ पे ऐसे ही ओपन माइक टाइप का कुछ हो रहा है, तू चले जा। तो मैं दोस्त को लेके चले गया। तो वहाँ पे वो पेड शो था जिसमें 3 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, और मेरे को एंट्री एज़ अ ऑडियंस मिली, मतलब आई कांट बी द आर्टिस्ट, आई कैन कम एज़ एन ऑडियंस। तो मैंने कहा ठीक है, देख आते हैं। फिर वहाँ पे मेरे को और आर्टिस्ट मिले, मैंने पूछा क्या होता है दिल्ली में स्टैंड अप सीन? तो उन्होंने बताया कि ऐसे अंडरग्राउंड चलता है, अगला शो यहाँ पे है, वहाँ पे तुम रजिस्टर कर सकते हो। तो कट्टू मैं फिर शूटर्स बार है साउथ एक्स में, वहाँ पे जाके परफॉर्म किया। उसमें 5-6 ओपन माइक का थे, मतलब नए कॉमिक्स, 3-4 बड़े कॉमिक थे, और एक हेडलाइनर था जो क्लोज करेगा शो। तो उसमें समहाउ मैं सेकंड आया। एंड जो वो 10 मिनट मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद लोगों का अपलॉज, फीडबैक, पोस्ट शो पिक्चर्स, या जो भी एक होता है ना कि भाई यू वर टू गुड, प्लस मेरे को 2,000 रुपए भी मिल गए। 10 मिनट के 2,000 रुपए, मैंने कहा मतलब अपलॉज मिल रहा है, लाफ मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लस 10 मिनट के 2,000, 200 रुपए पर मिनट। तो ये सारी चीजें मैंने रात को सोची और मैंने इस निष्कर्ष पे निकला कि मैंने कहा ये सोचना पड़ेगा इस धंधे के बारे में, ये लाइटली नहीं ले ये सकते। लाइटली ले सकते हाँ, हैं तो बढ़िया तो है। फिर मैं थर्ड ईयर में था, तो मैंने और थोड़ा सा, कॉलेज चले जा रहा है, जॉब की प्लेसमेंट मैंने उठा ली थी, तो घर वालों को बोल दिया, मैंने कहा यार देखो
ये जॉब है अब, बट मैं स्टैंड अप करना चाहता हूँ। तो उसका क्रैक कैसे निकाला, मैंने घर में बोला कि यार मैं एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 1 साल एमबीए प्रिपरेशन करेंगे, एमबीए निकालेंगे, कैट करेंगे, जीमैट ये सब निकालेंगे, फिर 2 साल वो करेंगे, फिर जॉब करेंगे। तो जॉब से मैं निकल गया, घर वाले भी खुश, प्लस मैं तो स्टैंड अप भी 3 कर रहा। साल का एक्सटेंडेड ले लिया कि भाई हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। पर मैंने कहा कि यार इस पे ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 साल तक मैं वेट नहीं करूँगा, अगले साल ही कुछ स्टैंड अप में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रिवाल्डो करके है, नितिन गुप्ता रिवाल्डो, एक लेजेंडरी कॉमिक है, अब तो कम करते हैं, बट उनको उन समहाउ वो उस टाइम पे बड़े लेजेंड होते थे। तो मैं उनके साथ जुड़ गया, जैसे-तैसे उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ठीक कर रहा हूँ, मैं उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ में शो में जाने लग गया। तो अगले 6 महीने मैंने रगड़ के कुछ 50-60 शो उनके साथ कर डाले, इधर-उधर जहाँ ज मतलब मैं 2 मिनट के लिए 50 किलोमीटर चले जाता था, मैं इतना पागल था उस टाइम पे। तो आई रियलाइज़ कि ये आर्ट फॉर्म अच्छी है, लेकिन इसको कैसे आप बिज़नेस बना सकते हो, ये है टैलेंट। हम्म। मतलब इट कांट बी लाइक, जैसे मैं उस थ्योरी को नहीं मानता कि आप इतने टैलेंटेड हो कि एक दिन अपने आप फट जाओगे। मेरा मानना है कि भाई अगर आप टैलेंटेड हो, आप आज ही अपना पैसा कमाना शुरू करो। इट कांट बी लाइक कि 50 की एज में मेरे को कोई ढूंढेगा और बोलेगा तुझे मैं हीरो बनाऊंगा। हम्म। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि अगर मेरे पास आज टैलेंट है, मैं आज गरीब नहीं मरना चाहता, मेरे पास आज उतना पैसा होना चाहिए जितना कि मैं खुश रहूं। तो मैंने मार्केटिंग खुद को ही करनी खुद ही पड़ेगी करनी कुल मिला पड़ेगी। के, तो सही उसी बात। टाइम पे अगर आपको याद हो, फेसबुक पे पेजेस बनने लग गए थे, इंस्टाग्राम पे आने लग गए थे, विकिपीडिया आने लग गया था। ये सारी चीजें कैसे कैसे क्रैक की मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हिट एंड ट्रायल करके क्या करना है क्या करना है। न्यूज़पेपर में तब बहुत सारी वो चलते थे आर्टिकल। तो लोगों को ये मतलब करना पड़ा। ये इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। इट कांट बी लाइक कि मैं घर पे बैठा हूँ बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप हो टैलेंटेड जाएगा हूँ कुछ, मेरे अपने में आप। नहीं टैलेंट है, नहीं एक नहीं, दिन ढूंढ हाँ, लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पता था कि यार बेचना पड़ेगा। तो आई वर्कड वेरी हार्ड। आई रियलाइज कि अच्छा, वीडियोस जितने भी जा रहे हैं, अगर 1 मिलियन व्यूज है, लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे के 1 मिलियन व्यूज है, हम्म। तभी वो उसको डेट बनाएंगे कि देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों है इसके 1 मिलियन। तो अभी बात करते हैं अपन कि अब आते हैं टेक्निकल्स पे। ओके। अभी आप सेट कैसे प्रिपेयर करते हो? जैसे आज आपका शो है, आज आपका है, जब भी आपका शो करोगे, राइट, राइट, 1 घंटा आप एंटरटेन करने वाले हो, राइट, उस 1 घंटे की प्रिपरेशन में राइट। कितना टाइम या कितना एफर्ट जाता है, या क्या प्रोसेस है उसके पीछे की? मुझे ऐसा लगता है राहुल भाई कि हम ना, मतलब मेरा तरीका तो ये है कि मैं ना साल में 3-4 महीने रगड़ के कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है? हम्म। जैसे अभी ये हमारा फेज़ चल रहा है, अप्रैल टू जुलाई, अगस्त, मैं यही करता हूँ, कुछ नहीं करता। कंटेंट लिखता हूँ, टेस्ट करता हूँ और रिवाइज़ करता हूँ उसको। मतलब एक जैसे सपोज़ कंटेंट बनाया, टेस्ट किया, उसमें से जो फालतू का कंटेंट हटा दिया, जो टाइट कंटेंट है वो रख लिया। फिर कंटेंट बनाया, टेस्ट किया। टेस्ट कैसे किया? ओपन माइक, उसमें हम्म। ओपन माइक मतलब एक जिसमें मैं शो पुश नहीं करता। जो लोग आ गए देखने, टिकट सस्ती होगी, उनको पता है कि कुछ नया कंटेंट होने वाला है, हाफ बेक्ड होगा, चल गया तो किस्मत, नहीं चला तो हमारी किस्मत। तो उसमें, और वो छोटा होता है, 15-20-50 लोगों में, उसमें अपन शो टेस्ट करते रहते हैं। ये 4 महीने 5 महीने यही प्रोसेस चलेगी। इससे मेरा 1.5 घंटा बन जाएगा। ये मतलब मेरा एम है कि ये 1.5 घंटा बना लूंगा, उसको फिर मैं अगले 8 महीने या 1 साल तक चलाऊंगा। हम्म। उसमें से कुछ वीडियो निकाल दूंगा, कुछ को ऐड कर दूंगा, कुछ कुछ, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और फिर अगले साल यही प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगी, ये वाले वीडियो सारे यूट्यूब पे चले जाएंगे। नॉर्मली मैक्सिमम कॉमेडियंस यही जर्नी को फॉलो करते हैं। 4-5 महीने नया कंटेंट बनाया, बाकी 7-8 महीने 1 साल उस कंटेंट को टूर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर वापस उस कंटेंट को यूट्यूब पे डाल दिया, नया कंटेंट दोबारा शुरू कर दिया। ये इजी वे वो है। रिटायर कर देते हैं, जो एक पूरा रिटायर, स्पेशल डाल देते हाँ, हैं, वैसा कुछ स्पेशल है ना? डाल दिया, 4 वीडियोस की फॉर्म में डाल दिया, 5 वीडियोस की फॉर्म में एक पूरा वीडियो डाल दिया। ये एक तरीका है जो कि एक आइडियल वे होता है। कुछ कुछ इसको 2 साल चला लेते हैं, कुछ इसको 3 साल चला लेते हैं। कभी आपका माइंड ब्लैंक हो रखा है, डेडलॉक आ गया, आपके राइटर्स ब्लॉक आ गया, तो आप उसको 6 महीने और चला लोगे। जब आपका राइटर्स ब्लॉक ब्रेक होगा, तो आप दोबारा नया कंटेंट लिख लोगे। सर, स्टैंड अप कॉमेडी में कौन सी ऐसी हार्ड चीजें हैं जो दिखती नहीं? भाई आम आदमी के नजारे क्या है यार, खड़े होके जोक ही तो सुना राइट, के गया है यार। राइट, राइट। पीछे क्या क्या ऐसी चीजें जो हार्ड है, जो नो वन नोज अबाउट? एक तो मुझे लगता है कि स्टैंड अप में टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को लगता है शो खराब गया या कुछ भी है। देखो, अच्छा शो गया तो सारी चीजें वो सब चीजों पे आ जाती है कि आर्टिस्ट अच्छा था, ऑडियंस अच्छी थी, या ऑडियंस सब कुछ अच्छा था। लेकिन खराब होता है तो सारा वो आर्टिस्ट पे ब्लेम जाता है। आप नोटिस करना, कभी भी खराब शो होगा, भाई आर्टिस्ट ऐसे ही था, साला हंसा नहीं पाया। बट बहुत सारे ना टेक्निकली चीजें होती है, जैसे सेटअप सही होना चाहिए, सिटिंग सही होनी चाहिए, साउंड इको नहीं करनी चाहिए, लाइट आपके चेहरे पे आनी चाहिए, स्टेज का एलिवेशन कितना चाहिए, लोगों की जो सिटिंग है वो सी या सेमी सर्कुलर होनी चाहिए, राउंड टेबल होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं।
ये तो एक चीज हो गई जो टेक्निकली ऑब्वियसली जो टीम आप जब मैं शो पे जा रहा होता हूँ तो मेरी टीम ये पहले से मेक श्योर गई थी कि दैट शुड बी इन प्लेस, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी चेंज हो सकता है, देन आई एम नॉट तो रिस्पॉन्सिबल। सिटिंग के उससे फर्क पड़ता है हाँ, किस वजह बिकॉज से ज्यादा? ऑब्वियसली लाफ्टर, अब सपोज मैं आपको, जैसे कोविड के टाइम पे मुझे याद है जब शोज होते थे तो ऐसे होते थे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, फिर वो डिस्टेंस छोड़ के एक वहां पे बैठा है, फिर एक यहाँ पे, ऐसे जिग जैग बना हुआ होता था। तो तब लाफ्टर की इंटेंसिटी बहुत कम होती थी, बिकॉज एक तो खुला खुला बिठा दिया है, 100 लोगों में 25-30 लोग बैठे हुए हैं, प्लस खुले खुले हैं, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा। तब वी आर डूइंग शोज फॉर द सेक ऑफ डूइंग। अभी क्या है, अगर हम शो करते हैं तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे आसपास ऐसे जनता हो, तो वो एक सेमी सर्कुलर बनेगा, मेरे पास यहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो जितना ज्यादा मैं एंजॉय करूंगा उतनी ज्यादा मेरी ऑडियंस एंजॉय करेगी, मतलब वाइस वर्सा होता है, सिंपल है। अब अगर मैंने एक जोक क्रैक किया और हंसी नहीं आई हाँ, तो तो मेरा मेरा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस शटर हो डूब, जाता हाँ, है। तो जब तक मुझे पता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये दे विल एंजॉय। और वो कैसे एंजॉय करेंगे, जब मेरे आसपास पूरा लाफ्टर का एक इको आता रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्लस मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोग, काफी क्या, किसी को नहीं पता चलती, लोग तो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टेज पे जा रहा हूँ किसी को नहीं पता मेरा मूड कैसा है, सिर्फ मुझे पता है। हम्म। और वो मूड कैसा भी हो, आई हैव टू मेक श्योर दैट द ऑडियंस शुड हैव अ गुड टाइम। तो मेरे मूड को मुझे बाईपास करके ऑडियंस के हिसाब से अपने मूड को एडजस्ट करना, वो है, मुझे लगता है टैलेंट है जो सारे आर्टिस्ट टू, और इट्स नॉट अबाउट स्टैंड अप, इट्स हाँ, अबाउट ऑल द एवरी आर्ट फॉर्म, ऑल द जो भी पब्लिक लोगों से कोई डीलिंग कर सिंगर रहे भी जा रहा है तो हैं। हाँ, डांसर भी जा रहा है। हाँ हाँ, तो वो है टैलेंट जो आर्टिस्ट में, मुझे लगता है एक बहुत ही क्रेजी चीज है कि अपने माइंड को उस टाइम बंद करके, जो भी आपके थॉट चल रहे हैं, सडनली आप स्टेज पे गए, करा एंटरटेन, 1.5 घंटे बाद आए। बट दैट्स द फन पार्ट, जो मैं आपको राहुल भाई बताऊं, सबके लिए ना लाइफ में एक एस्केपिज्म होता है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए होता है कि वॉक करनी है, किसी के लिए होता है कि म्यूजिक सुनना है, किसी के लिए होता है कि कुछ भी हो सकता है एस्केपिज्म, कि मेरे को आश्रम जाना पसंद है, मंदिर जाना पसंद है। मेरे को रियलाइज हो गया था मेरे लिए एस्केपिज्म है स्टेज पे जाना। मैंने कितनी बार देखा है कि मैं लड़ झगड़ के घर पे से निकला हूँ एकदम खुंदक में, गाड़ी भी एकदम ऐसे वो चल रही है, फिर मैं स्टेज पे गया हूँ, शो किया, और शो के बाद एकदम काम, एकदम स्थिर, कि पता ही नहीं है, और मैं बिल्कुल चिल हो गया, जिनसे लड़ाई चल रही है सब सॉर्ट हो गई है, मैं कहा ठीक है छोड़ो जाने दो, अगला शो करता हूँ। तो ये मेरे लिए, मुझे समझ में आ गया था, दैट इज द रीजन आई थिंक, मतलब फॉर मी स्टैंड अप इज मच मोर अबाउट देन जस्ट अ वो प्रोफेशन। मेडिटेशन वाली बात की सब। मेडिटेशन, हाँ, मैं मतलब किसी के आप लिए एक बार, गार्डनिंग मेडिटेशन है, किसी के लिए क्या हाँ है हाँ, सर? मतलब बिल्कुल, क्योंकि आप जब स्टेज पे हो ना, आप एकदम करंट अवस्था में हो, आप एकदम प्रेजेंट अवस्था में हो, आपको नहीं पता आपके पास्ट में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर फ्यूचर पास्ट में गए ना, आप शो को खराब कर दोगे। तो वो है, मुझे लगता है, मेडिटेशन। अमेजिंग सर। एक और जो आपने कहा भाई 3-4 महीने रिसर्च चलती है, टेस्ट होता है ये, तो राइट, ये जो रिसर्च वाला पार्ट है ये कैसे आता है? एक तो ऑब्जर्वेशन से कि जगह जगह जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है उससे, राइट, राइट, या मान लो ट्रेंडिंग टॉपिक की, यार भी इस पे लोग बात कर रहे हैं, चलो इस राइट, पे कुछ बनाऊं, राइट, राइट। या इंस्पिरेशन उधर की, अरे यार इस बंदे ने इस टॉपिक पे बहुत अच्छा बोला, चल इस टॉपिक पे कुछ और निकाल के लाते राइट, हैं। तो क्या रहता है उसके पीछे, या मल्टीपल चीजें हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मेरा थॉट ये रहता है कि जब भी मेरे को कोई थॉट आता है, मैं उसको अपने नोट्स में लिख लेता हूँ, हम्म। जो भी मेरे को थॉट आया, उससे बुलेट पॉइंट आई लिख लिया, ऑडियो आ गया उसको ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो मैं उस पे पूरा ढंग से फिर उसको पढ़ के क्या क्या कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। ये तो एक तरीका है ही कि ये है एक्चुअल थॉट्स जो मेरे माइंड में आए कि यार ये इस पे बना लेते हैं, हम्म। ये मेरे सबकॉन्शियस से निकले और मैं इस पे अब बैठ के बनाऊंगा। दूसरा होता है कि ट्रेंडिंग चल रहा है कि यार आजकल ये बड़ा चल रहा है, तो इस पे बना लेते हैं। ये है आपकी मार्केट की डिमांड है, आप नहीं हम्म। चाह रहे थे बट मार्केट चाह रही है। आपने कहा कि अच्छा भाई क्या चल रहा है, जरा बैठ के इस पे 2-4 जोक लिख दो। और हम्म। तीसरा, ऑब्वियसली वो वाला थॉट आता है कभी कभी कि अच्छा ये वाला, कि अच्छा यार ये वीडियो देखा है इसका, अच्छा इस पे तो इसने ये टेंजेंट, ये वाले टॉपिक तो कवर ही नहीं किए, तो बना लेते हैं। बट जो मुझे लगता है जो बेसिक जो आर्टिस्ट चाहता है वो चाहता है जो उसके सबकॉन्शियस से पहला थॉट आया, हम्म। क्योंकि वो सारे थॉट्स हैं जो आपके अपने हैं। बाकी सब तो नीड ऑफ एन आर है कि अच्छा उस पे 2 लेयर मैं चढ़ा देता हूँ। जैसे ट्रेन वाली जर्नी, होटल वाली जर्नी पे दुनिया में हर आर्टिस्ट ने उस पे जोक किया किए है, हुए हैं, बस किया है। क्योंकि एज अ आर्टिस्ट आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो सारे सबके एक पीओवीज होते हैं कि मेरा पीओवी है कि मैं ये शेयर कर देता हूँ, आपका पीओवी आप शेयर कर देते हो। लेकिन एक जो अपनी स्टोरी है हम्म। कि यार ये मैंने ही एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस आपका है, तो वो थॉट आप ही शेयर कर पाओगे। तो सबकॉन्शियसली मुझे लगता है वो वाले थॉट ज्यादा आते हैं मेरे को।
और बाकी नीड ऑफ एन आवर तो आपको पता ही है जो ट्रेंडिंग में चल और रहा एक है। ऑब्जर्वेशन का भी फर्क पड़ता है कि आदमी के दिमाग में, जब आप अभी जैसे 4 महीने आपके कंटेंट बनाने की राइट, प्रोसेस है, राइट। तो इस समय तो मेट्रो में भी जा रहे हो तो लगता है कि अरे हाँ। यार ये इस पे कुछ बन देना, आई इस पे लाइक भी द कुछ वे बनता आपने है। जैसे मेरे को मेट्रो तक ले आए, हाँ, हालांकि हाँ, हाँ। आना नहीं चाहिए था। हाँ, हाँ। नहीं, अरे अरे मैं पैसे में आता हूँ। वो जब अपने मर्सिडीज में जब आप जाते हैं तो वहां तो होंडा चार सिटी बोल देते। बट हाँ, मतलब वो एक्चुअली दिमाग आपका एक्टिव तभी रहता है ना जब आप उसको एक्टिव करना चाहते हो। हाँ, एक टाइम होता है जब आप सबकॉन्शियसली आप बिल्कुल उसको छोड़ देते हो कि भाई यार मेरे को डेस्टिनेशन पता है। जब आप घर आ रहे होते हो आपको पता होता है कि ये रास्ता लेना, ये लेना, गूगल मैप की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप कहीं अननोन जगह पे जा रहे हो तो तब आप दिमाग को एक्टिव रखते हो, तब आपका दिमाग चलना चाहता भी है। तो हम भी बस, मतलब मैं तो ये 5 महीने तो ज्यादा चलाता हूँ, उसके बाद थोड़ा कम कर देता वो हूँ। एक्चुअली एज अ, मैं कॉमेडियन नहीं, पर एज अ पब्लिक स्पीकिंग मेरे को भी बिजनेस रिलेटेड इवेंट, तो राइट। मुझे, मैं देख रहा हूँ मूवी, और मूवी हाँ, में किसी ने कोई डायलॉग बोला, हाँ, डायलॉग है तो अलग सेंस में, हाँ, पर यार ये वाला मैं उस टॉपिक में लगाऊंगा। हाँ, 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 मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, मतलब कुछ कथा वथा पढ़ रहा हूँ, कोई महाराज जी कुछ कह रहे हैं, हाँ, अब वो हाँ, है तो धर्म की बात, पर वो लाइन लाइन अच्छी, लाइन अच्छी, हाँ, हाँ, ये हाँ, वहां जाएगी। हाँ। हाँ, वो तो लेकिन हर चीज कहीं ना हाँ, कहीं वो कनेक्ट होती रहती आपका है वो। लेकिन हाँ, दिमाग वो खुला रहना चाहिए, वो हाँ, इम्पोर्टेंट है। वो कॉन्सेंट्रेशन से तो चलती वो रहती है। है, वो तो है। अब आते हैं धंधे की बात पे। अरे, अरे, ठीक अरे! है। पूरा ही आप, मुझे लग अरे रहा है छोड़ेंगे क्या आपको? कल को राहुल भाई आ रहे हैं तो स्टैंड अप कहता है भाई पैसा है। मैं कहता हूँ कि इनकम अपन ऐसे करें कि मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हो इनकम टैक्स वाले, अरे, बोले अरे, कौन अरे, है ये अरे, स्टैंड अरे! अप कॉमेडियन, ईडी बताना। ईडी पे भी बधाई दो आप छापे। नहीं, बता। ईडी वाला नहीं, अपन इनकम टैक्स वाले की, वो अच्छा। डायरी लेके बैठे हैं। हाँ, हाँ बोलो आप। अच्छा, ये सब बातें, अच्छा आपने क्या डिस्क्लेमर दे ही दिया, लेट नहीं, मी नहीं, प्ले सेफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो, बताओ। हाउ मच एन स्टैंड अप कॉमेडियन अर्न, मैं लेवल्स वाइज बात करता हूँ। ठीक है। 100 के नया नया है, अभी चालू किया हाँ, है, 100 के फॉलोअर पे पहुंचा है, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। कितना कमा लेगा, अलग अलग, चाहे वो ओवरऑल कितना कमा सकता है, उस पर बात करते हैं। चलो, सो राहुल भाई, 2-3 चीजें होती है। मैं पहले स्टैंड अप की एक वो बताता हूँ आपको कि सोर्स ऑफ अर्निंग क्या क्या वेरियस होती है। सोर्स ऑफ हाँ, अर्निंग कहाँ से हाँ, कमाता है? पहला तो है लाइव शो। ठीक है, ठीक है। लाइव शो हो गए आपके पास, आपको टिकट लेके लोग देखने आ रहे हैं। अब 50 लोग आए, 500 के हिसाब से 25,000 बना, उसमें से आप मोटा मोटा 50-50 मान लो, आपके पास 50% आएगा। ठीक है, तो 12,500 आ गया। अगर आपके फॉलोअर बहुत ज्यादा है तो आपके हो सकता है ज्यादा टिकटें बिक जाए, बट ये कोई वो नहीं है, 1-to-1 मैपिंग नहीं है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर है तो आपकी टिकटें 10x बिकेंगी एज कंपेयर टू अगर आपके 100 100 के। के हैं। ये नहीं है, क्योंकि मैंने ये इसलिए, ये मैं अब आपको वो जो पहली लाइन मैंने बोली थी कि डजेंट मैटर हाउ मच व्यूज यू हैव, डजेंट मैटर हाउ मच टैलेंट यू हैव, अगर आपने ढंग से मार्केट नहीं कर पाए कि हु एम आई, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हर दूसरे बंदे के 1 मिलियन 2 मिलियन पे वो लेके बैठा हुआ है, इन्फ्लुएंसर 5 मिलियन 6 मिलियन पे बैठे हुए हैं। तो लोगों को वो कंपैरिजन, अब जो बंदा फर्स्ट टाइम किसी का शो देखने जा रहा है या फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे देखा है, उसे पता ही नहीं है कि 5 मिलियन और 50 के में डिफरेंस क्या है। उसने देखा ये मुझे पसंद आ रहा है, इसकी पर्सनैलिटी मुझे लग रही है कि बड़ा आदमी है, तो वो शायद उसके लिए एस्पिरेशनल होगा कि मैं इसका शो देखने जाऊं। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा लाइव शो। दूसरा हो गया हमारा यूट्यूब। यूट्यूब स्टैंड अप बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते, बिकॉज हम ज्यादा कंटेंट देना नहीं चाहते पब्लिक में, हम चाहते हैं कि लोग लाइव शो में आए। और तीसरा होता है ब्रांड इंडोर्समेंट। ब्रांड इंडोर्समेंट जैसे यूट्यूब से किसी ने बोला कि यूट्यूब पे एक ब्रांडेड वीडियो बना दो, इंस्टाग्राम पे एक ब्रांडेड वीडियो बना दो। तो ये हमारे 3 मेजरली सोर्स हो गए। इसके अलावा अगर आप मूवी कर रहे हो, बुकिंग्स आती है। नहीं तो वो, अच्छा चलो, हाँ वो एक और चीज है, कॉर्पोरेट शो, कॉलेज शो, RNR, सेल्स मीट, एलुमनाई मीट, प्राइवेट फंक्शन, ये एक अलग होगा। ये हमारे लाइव शो के 2 पार्ट हो गए, एक टिकटेड शो हो गया, एक प्राइवेट शो कॉर्पोरेट शो हो गए। तो ये लाइव शो में 2 पार्ट हो गए। ब्रांडेड कंटेंट में हो गया हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब से कुछ भी ब्रांडेड आ गया। तीसरा हो गया यूट्यूब का रेवेन्यू, जो यूट्यूब हमें पे कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द व्यूज। हाँ, ये हमारे 3 सोर्स ऑफ इनकम है मेजरली। अगर आपके पब्लिक शो वाला गेम सॉर्ट हो गया, अगर इफ पीपल आर कमिंग, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग टू सी यू बाय पेइंग टिकट्स, बाय पेइंग फॉर द टिकट्स, देन आपका गेम बहुत ही सॉर्टेड है, तब आप अंधा कमा सकते हो। डजेंट मैटर आपके कितने सब्सक्राइबर, कितने वो है।
अगर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट शो, कॉलेज शोज इज वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। इवन अगर आप देखो जितने रॉक बैंड हैं, जितने म्यूजिशियन हैं, जितने सिंगर हैं, इनके लिए भी मेजर रेवेन्यू अभी भी जो कॉलेज शोज हैं या कॉर्पोरेट शो हैं, बिकॉज उसमें क्या है, एक बंदे का शो है, उसके 1,500 एम्प्लॉय आ रहे हैं, आपको उसने पैसे दे रखे हैं, आपको जाना है, 1 घंटा शो करना है, वापस आ जाना है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, सिंपल। क्योंकि बाकी जो आपके शोज है वो तो रैंडम है। आप पे शो पे 12,000 12,500 आए, अगले में 25,000 आ 25, सकते हैं, हाँ 50,000 आ हाँ, सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन द सिटी, आपकी वहां पे पॉपुलैरिटी कितनी है, प्लस उस दिन वहां पे कितने शोज हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर, प्लस वेदर, कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर, बारिश हो गई, वो वेन्यू पे पानी भर गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब ना टेक्निकल ग्लिचेस आ गए। पर कॉर्पोरेट शो में किसी के अगर 1.5 करोड़ लगे हुए हैं तो वो शो होना ही है, देयर इज हम्म। वेरी रेयर और वो चांस। शो नहीं भी हो रहा, आपको अगर उसने बुक कर रखा हाँ, उस तो दिन के अपना लिए, आ तो गया, आपके हाँ, पैसे अपना आ गए पैसे आ गए। कि भाई आई लाइक दिस काइंड ऑफ यहाँ कॉन्वर्सेशन। आई कि लाइक भाई अपने को क्या, अपने को क्या, भाई तू आपने 8 देगा। तारीख की तारीख दे रखी है, हाँ, पैसे कैलेंडर आपके, लोगों का तो शो हो हाँ, नहीं हो, हाँ, 500 आए, 1500 आए, हाँ। अपने को क्या। कुछ सर एक दो इंटरेस्टिंग ये बॉम्ब शो की कहानी की, ओह वाह, फ्लॉप शो की कहानी की, या काफी रिसर्च करके आए उस हो, लेवल बॉम्ब पे शो ही बोल दिया बॉम्ब आपने। शो, फ्लॉप शो, कि यार कुछ कांड हो गया या अपने लेवल पे या ऑर्गेनाइजर लेवल पे, कि यार यही नहीं किया, वही नहीं किया, ऐसे हो गया। बॉम्ब शो, आपका क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, बट बॉम्ब शो कहाँ गया होगा अभी मैंने। आपका बॉम्ब शो नहीं हो कि आपकी नहीं नहीं, परफॉर्मेंस अपना ही अदर बताऊंगा, ओवरऑल, जनता का क्यों बताऊंगा नहीं किसी नहीं और का। ऑर्गेनाइजर लेवल पे, कि यार वो ऐसे करने लग गए, वैसे करने लग गए, ये भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे शो अभी मेरे को ना एक्चुअली याद नहीं आ रहा, आप अभी और क्वेश्चन पूछो, मैं बॉम्ब शो पे आता हूँ, मेरे को आओ, एक्चुअली आऊंगा, मैं इस पे आऊंगा, मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ, मगर आप सोचो अगले सोचो, क्वेश्चन आराम बताओ। से सोचिए। हाँ, एक इवेंट के लिए मैक्सिमम कितने रुपए चार्ज किए हुए हैं आपने एक बार में? ये सब नहीं बता अरे सकता, यार, ये सब नहीं चलो बताता। किसी और को देखा हो चार्ज करते हुए, कि मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को इतने रुपए चार्ज करते हुए देखा है नहीं एक नहीं, मतलब सिंगल जैसे इवेंट के। अब तो मतलब मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊँ, लेकिन अब तो लोग करोड़ों में चार्ज कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक शो से 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ तक लोग बना रहे हैं, अगर वो स्टेडियम बेच रहे हैं तो वो इज द लिमिट, मतलब दे कुड। स्टेडियम वाला सवाल अलग था मेरा, उसको भी आपने आंसर दे दिया। हाँ, प्राइवेट शो की भाई इतने रुपए दो तो मैं आऊंगा, शो हो तो भूल जाओ, आने की कॉस्टिंग। नहीं आएंगे तो शो करेंगे ही, मतलब लाखों में जाती है वो, 5 लाख 10 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कौन है क्लाइंट। अब ये भी है ना, मतलब अगर आप अंबानी ने बुलाया आपको और फिर आप तो बोल लो 1.5 लाख में आ रहा हूँ मैं, तो बोलेगा हटाओ इसको पहले तो। ये कौन आ रहा है, ये गलत आर्टिस्ट बुक किया है। ये कौन है 1.5 लाख के? 1 लाख क्या होता है? हाँ, तो 1 लाख क्या होता है? सुना हाँ, नहीं बहुत तो दिनों वो से। डिपेंड भी करता है, मतलब सो आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि आपका एक मिनिमम कॉस्ट होती है जिससे नीचे आप जाते नहीं हो, हम्म, प्लस एक और कॉस्ट होती है जिसपे आपको, मतलब आपको ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना ब्रीफ ले लेते हैं पहले कि कौन है हमारा क्लाइंट, किस टाइप का शो है, कहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर के हिसाब से आपकी कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगी। मतलब अगर सपोज कोई आपको ताज में करवा रहा है, राइट, और नहीं, फॉर एग्जांपल कोई आपको एक टियर 2 में बुलाना चाहता है जहां पे कभी कोई शो नहीं हुआ, और वहां के बैंकेट हॉल में कराना चाहता है, ठीक है, जो वहां का बेस्ट बैंकेट हॉल है, देन आप उससे वो वाली कॉस्ट नहीं मांग सकते जो आप एक दिल्ली वाले से आईटीसी ग्रैंड भारत की मांग सकते हो, जिसने आईटीसी ग्रैंड भारत आपके लिए बुक किया हुआ है। तो आपका एक मिनिमम है, उसके ऊपर आप प्ले अराउंड करते ही रहते हो कि कौन क्लाइंट है, किस टाइप का शो है, कितने कपल हैं। जैसे अच्छा, आप एक बॉम्ब शो की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ, याद है। तो मैंने एक बार एक शो किया था 4 लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, हाँ भाई, ये तो अरे सुनते ही हाँ, बॉम्ब हो गया। हाँ, हाँ, सुनो ना। तो उसमें 2 कपल थे, ठीक है। दोनों कपल ने, मतलब उन्होंने, उनका था शौक कि 2 कपल आएँगे, और उन्होंने एक फार्म हाउस बुक किया हुआ है, और उसमें ऐसे है कि पहले उनका एक कॉफ़ी विद करण टाइप का शो होगा, कॉफ़ी विद करण हो गया। उसके बाद फिर ऐसे कुछ 2 रशियन आ गए, उनके कुछ ऐसे-ऐसे डांस-वांस करेंगी, वो हो गया। फिर फिर मैं था, हाँ, तो वो ऐसे ना उसमें उस फार्म हाउस में ना बड़े-बड़े उन्होंने स्लॉट बनाए हुए थे कि ये एक स्टूडियो है जहाँ पे ऐसे कॉफ़ी विद करण हो रहा है, फिर एक दूसरे वाले में जाएँगे कुछ-कुछ हो रहा है, फिर तीसरे वाले में मैं आके स्टैंड अप करूँगा। तो मुझे हल्की-हल्की ब्रीफ तो थी कि कम लोग हैं, मैंने कहा क्या है, 10, 12, 15 होंगे, कर लेंगे। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला 4 हैं। मैंने कहा ओ ब मैं प फिर मैनेजर से पूछा पैसे आ गए? कहता हाँ। मैंने कहा ठीक है, चलो बस 4 भी ठीक है। चल जाएँगे, 4 को देखते हैं। फिर वो आए, और वो ना सुबह से शराब पी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शराब पी चुके हैं वो। तो वो आए और फिर मैं बैठ गए, अब मैं माइक वाइक लेके खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा यार अब ये ऐसे बैठे हुए हैं इनके सामने, क्या माइक वाइक कहना, मैं भी फिर बैठ ही गया। मैंने कहा चलो ट्राई, अब क्या ही कहना, मतलब माइक का क्या यूटिलिटी है यहाँ पे, माइक 4 का आदमी चार। गाय का माइक। फिर मैंने कुछ कुछ शुरू किया, तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मैंने वो, एक होता है ना आपको ऐसे एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि क्या मैं सही करता हूँ अपने जीवन के साथ, क्या ये पैसा जस्टिफाइड है। हाँ,
तो फिर मुझे लेकिन वो अमाउंट दिखी, मैंने कहा हाँ जस्टिफाइड तो है। Justified तो है। बट वो था, उसमें मैंने बहुत देर किया, फिर कुछ नहीं हो रहा। फिर उनका कुछ एनिवर्सरी या कुछ तो था, तो केक कटने आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा चलो केक काट लेते हैं पहले। फिर शराब चल रही है, अच्छा शराब चल रही है, केक चल रहा है, हुक्का भी चल रहा है साथ में ना। तो बिल्कुल एकदम मतलब उस लेवल पे मुझे लगा कि ये तो गलत हो रहा है। फिर मैंने अमाउंट देखी थी, मैंने कहा छोड़ो गलत होने दो, आज ये गलत बिक होने दो चुका हूँ, आज। आज ये बिक जाता हूँ मैं पूरा। फिर उस वो ब्रेक किया, मैंने कहा यार आई थिंक नाउ आई फील कि अभी आप लोगों का मन नहीं है, तो मैं आई एम जस्ट सिटिंग आउटसाइड, विल सी कि क्या करना है। फिर वो थोड़ी देर बाद उनका दोबारा एक ट्राई किया, फिर वो लपेट लिया मैंने ओवरऑल, मतलब आई हाँ। मेक श्योर कि दे आर विद मी एंड दे हैव अ गुड टाइम। बट मैं वो उस टाइम पे जब फर्स्ट हाफ में मैं जा रहा था, मैंने कहा यार ये तो नहीं लेना चाहिए था शो। अच्छा इसमें कैच भी होता है ना ऐसे शोज में ना, इवेंट वाले भी ना आपको वेग रखते हैं। हाँ, वो कम ऑडियंस है। हाँ कम ऑडियंस है, कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कपल का कुछ है, प्राइवेट पार्टी है, तो आपको ना क्लैरिटी होगी नहीं। आपको अच्छा डेट सही है, डेट लॉक कर दें, अमाउंट अमाउंट हो गई, अच्छा एडवांस भिजवा रहा हूँ, अब इतने में आपका हो गया एडवांस आ गया। फिर अच्छा आगे पैसे सेटअप वेटअप, हाँ आपका देख लिया, टेक राइडर सब मिल जाएगा, हो गया डन डन डन, एडवांस आगे पूरी पेमेंट हो गई। या पूरी भाई एक मुश्किल हो गई है, मैं कहा, क्या मुश्किल हो गई या 4 लोग हैं तो अब आपके अंदर भी लालच होता है ना कि यार वापस देना तो पड़ेगा क्या? वापस कौन दे वो रहा तो खर्च कर लिया मैंने। है। वो तो आईफोन आ चुका वो तो है आईफोन आ चुका था, यार, फिर उसका मैकबुक ले लिया तो फिर होता है, बट समहाउ मतलब दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट कि दैट्स हाउ यू विल लर्न। कुछ कुछ शोज में ना आपको बस छोड़ देते हैं हाँ, और आपको फिर झेलना, मतलब वो होता है ना कि स्विमिम कैसे सीखी कि भेज दिया, डुबा दिया दे था। दे दिया हाँ धक्का। धक्का दे दिया था, तो वो सीखा है। मतलब ऐसे मैंने तो बहुत सारे शोज किए हैं, बट ये मुझे अभी टॉप ऑफ माय माइंड आ गया था, तो मैंने आपको बता दिया। मतलब मुझे कुछ मेरी मेमोरीज याद हो गई वैसे, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी इधर उधर जाते ना, राइट। तो एसोसिएशन ने बुलाया, तो कुछ चीजें हाँ होती है। मैं एक हाँ 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 एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। इतना, जैसे 10 बजे का शो है, हाँ मुझे रेडी है 10 बजे जाना है, क्लाइंट ने वही होटल भी कराया है, हाँ हाँ बैठा भी हाँ हूँ, मैं हाँ गया, हाँ मैं कहा हाँ अच्छा हाँ। आज तो तुम्हारी, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, हाँ, आज तो मतलब आज आग तो। लगा देंगे। हाँ तो टीम ने कहा कि टीम ने कहा 9 बजे से जाके सब सेटल कर लेते हैं। हाँ। टीम 9 बजे जाके कहती है कि गेट खुलवाओ वेन्यू का। हाँ कोई आया नहीं यार। बोले क्यों? हाँ क्यों? बोले हाँ 2 एसोसिएशन का इवेंट है, हाँ एक्स एसोसिएशन प्लस वाई एसोसिएशन। हाँ 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 तो एक्स एसोसिएशन को लग रहा है कि वाई एसोसिएशन हैंडल कर रही है, हाँ, भाई और वाई को ऐसा लग रहा है कि एक्स हैंडल कर रही है। हाँ तो दोनों आते नहीं है कि भाई ठीक है वो सब कर लेंगे, 10 बजे हाँ का है ना, हम 10 बजे पहुंच पहुंचे। जाएंगे। तो वो दोनों सब 10 बजे पहुंचने के हिसाब से, और पहुंचा 9 बजे हमारी टीम। जेड एसोसिएशन फिर कौन है? हम बोले कि राहुल भाई की भाई टीम है। राहुल भाई की टीम आ गई। फिर वो उन्होंने किया ना, वो 10 बजे का था, वो 11 साढ़े 11 12 चालू हुआ। हाँ आदमी सामने 700 लोग बैठे हुए हैं, हाँ एसोसिएशन के, वो आ भी रहे हैं, हाँ माला हाँ भी पहना रहे हैं, हाँ फोटो भी खिंचा रहे हैं, चीज भी हो रही है। मैं कह रहा हुआ था ये, अभी अभी क्या हुआ था ये? हाँ तो हाँ हाँ होता ये है। क्या हुआ था? तो मैंने, वो क्रेज है पूरा, आएंगे सुनेंगे ये है, हाँ पर वो कंफ्यूजन में रह गए। मैंने हाँ कहा हमारे साथ तो ड्रामा हो गया ना यार, हाँ, तुम्हारा नहीं कंफ्यूजन हो गया, ये हमारा ड्रामा हो गया। इसमें राहुल भाई मुझे लगता है इसलिए आई थिंक इवेंट कंपनीज प्ले अ मेजर रोल, हम्म। बिकॉज जैसे बहुत सारे इवेंट ना क्लाइंट कोशिश करता है कि मैं खुद कर लूंगा, एंड वो नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें वो दे कांट फोरसी कि क्या हो सकता है, कैसे ये कितना लेवल पे खराब जा सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। इवेंट वाले ने क्योंकि वो 20 साल से यही काम कर रहा है ना, हम्म। तो उसको पता है कि ये करोगे तो ये होगा ही होगा। जैसे वो जो वेग रखते हैं ना, इंडिया में क्या रहता है, बड़ा वेग टाइमिंग रहती है कि हाँ भाई आपका 7 से 8 के बीच में आ जाएगा, 8 से 9 के बीच में आ जाएगा, और ये सबको गोली दिए जा रहे हैं वो कि आ हाँ। जाना 5 साढ़े 5 आ जाना। तो वो 5 साढ़े 5 वहां हुआ, उसने सोचा 6 सवा 6 वो आया, और जो टाइम था 7 साढ़े 7 वो बज गया 9:30 हम्म। आपका। क्यों? लेकिन 9 बजे आपको दारू खोलनी है क्योंकि 3 घंटे का आपके पास वो है, तो अब 9 बजे दारू भी खुलनी है। मेरा स्टेज पे जाने का टाइम है 9 बजे, अब दारू भी खुलनी है, मैं भी जाना है, मैंने मना किया हुआ है, हाँ। फाइट हो रही है अब, क्योंकि उसको दारू पिलानी है, वरना उसका आधे घंटे की दारू मिस हो जाएगी, क्योंकि 12 बजे दारू का लाइसेंस खत्म हो जाता है, अगला दिन आ जाता है। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस है जो किसी को पता ही नहीं होते, और सब सोचते अरे हो जाएगा यार, आर्टिस्ट तो कहता ही है मैनेज कर लेगा, नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आर। अब सर बात पकड़ते हैं स्टैंड अप कॉमेडी पे। करंटली सीन में अलग अलग तरह के ट्रेंड्स आने लगे। जैसे अभी पहले, सबसे पहले 3-4 साल से, मैं ऐसा 3 साल से सुनने लगा हूँ, क्राउड वर्क। पहले क्राउड वर्क नहीं था, पहले तो ये था कि भाई ठीक है, कंटेंट आओ बोलो जाओ। अब एक क्राउड वर्क आने लग गया। राइट। अब ये क्या है, ये कैसा ट्रेंड कि भाई सामने वाला पैसे दे रहा है, उसी के मजे लिए जा रहे हैं। तो इस पे बात करें, क्राउड वर्क पे ट्रेंड कैसा है, प्लस माइनस पे आपके क्या व्यूज हैं? नहीं क्राउड वर्क मुझे लगता है कि देखो ये सारी आर्ट फॉर्म थी एक्चुअली इंडिया में ना, स्टैंड अप इज वेरी न्यू आर्ट फॉर्म, जो यूएस यूके में 50 साल पुरानी आर्ट फॉर्म है, तो ये आना तो था ही, इट्स जस्ट दैट
टाइम लगना था, सही टाइम होता है, बहुत टाइम किसी ने पहले शुरू किया किसी ने बाद, एक टाइम आता है जिसमें लोगों को लगता है कि नाउ इट हैज अराइव्ड। तो क्राउड वर्क आना ही था, क्राउड वर्क इज अ पार्ट ऑफ द शो। जब भी हम शो करते थे पहले भी, तो आप डायरेक्टली जाके नहीं बोलोगे कि हे माय नेम इज अपूर्व गुप्ता, आई एम अ स्टैंड अप कॉमिक। आप पहले एक रूम बनाते हो, उसको पकाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए, अच्छा सर आप क्या गए थे, आप क्या गए थे, आप क्या गए थे, मैं ये गए था, 2 जोक इन पे लिए, 2 जोक इन पे लिए, 2 जोक इन पे लिए, हो गया। बहुत लाइट होता था, ऐसा नहीं कि कुछ है। फिर किसी ने सोचा कि अरे यार मेरे पास कंटेंट की बजाय ये डाल के देखते हैं, उसने वो डाला, वो चल गया। तो फिर और लोगों को लगा कि यार ये तो सिंपल था, वो डाला चल गया, फिर लोग उस पे मेहनत करने लग गए। हर शो में करते थे तो उनके पास कमबैक भी आने लग गए, फिर उन्होंने वो भी यूट्यूब पे डालने लग गए। फिर जनता को लगा कि यार मेरे को इसका इस हिस्सा बनना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं आगे बैठूंगा, तो वो आगे बैठने लग गए। फिर आगे बैठे, मेरे को तो बात करनी है, वो आगे बैठा हुआ है, तो एक इक्वेशन फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो गई, तो वो आगे शुरू हो गया। तो क्राउड वर्क होना तो था ही, मतलब उसमें कोई दो राय ही नहीं थी। इट्स जस्ट दैट व्हेन वो अब टाइम आ गया। प्लस अगेन ये 16-17 के बाद जब जियो आया था, तो लोगों को विजिबिलिटी दिख गई कि एक तो मैं अगर आपके शो में गया, और मैं बैठा हुआ हूँ और आपने मुझसे बात की, प्लस वो वीडियो अगर यूट्यूब पे आ गया, तो मैं इन अ वे फेमस हो गया। और एंड मेरी वीडियो देख और देख मेरी मेरी वीडियो वीडियो। बन गई, प्लस अगर उसमें मैंने भी 1-2 कमबैक दे दिए और उस पे लाफ्टर आ गया, अपलॉज आ गए, तो मतलब मैं स्टार बन गया। हाँ, तो उस लेवल पे भी लोग बच्चे सोचते हैं कि यार अभी ये करके देख लेते हैं, द हो सकता है। क्राउड इज ऑल्सो एंजॉइंग हाँ द हाँ हाँ। क्राउड वर्क। सो इसमें क्राउड वर्क में मुझे जो लगता है कि जो बंदा आगे बैठा हुआ है ना, पहली बात तो वो आपसे बात करना चाहता है, ये फॉर श्योर है, वरना वो पीछे बैठेगा। उसमें कैच ये रहता है कि जब आप उससे बात कर रहे हो, आपको ना थोड़ा सा उनके आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज को जज करता रहना चाहिए थ्रू आउट, कि कहीं वो ऑफेंड तो नहीं हो रहे, बिकॉज वो बड़ी थिन लाइन होती है फ्रॉम बीइंग प्लेफुल टू बिकम ऑफेंडिंग द पर्सन, टू ऑफेंड द पर्सन। वो बड़ी एक थिन लाइन होती है, और वो कब पता चलती है, वो आपको कंटिन्यूअसली उससे बात करके ही पता चलेगी। जब तक वो एंजॉय करता है, हाँ हाँ हाँ, और सडनली अगर उसके चेहरे पे दिख गया ना कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ना ये तो डिसरिस्पेक्टफुल है, उससे पहले आपको बंद करना पड़ता है वो। और वो मतलब वो एक आर्टिस्ट की कला है कि वो क्योंकि कब। वहां पे क्या इशू है, जैसे कई लोग इसको वैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि यार बंदा बेचारा आया था मजे लेने, उसकी मजे ले लिए हाँ, नहीं तुमने। नहीं नहीं या कई बार कई बंदे ऑफेंड होते हैं कि तू बाहर मिल बेटा, अब तू तेरे को बहुत बताया रेयर हमसे। होता है ऑफेंड वाला सीन, तो बहुत रेयर। आई थिंक यहाँ पे आपके आर्टिस्ट का एक स्किल टेस्ट हो जाता है कि वो किस पॉइंट पे उनको छोड़ रहा है। एक होता है एंजॉय करा के छोड़ना, एक होता है उसकी बेइज्जती उसकी मार के ही छोड़ना। वो है एंजॉय करा के छोड़ना, तो आप जनता के साथ हो, जनता आपके साथ है, इसको हीरो बना दिया। हम्म जब आप उसको बिल्कुल ही उस पे चले जाते हो ना कि इसकी बेइज्जती करके ऐसी तैसी करके छोड़ूंगा, फिर आप ऑडियंस के साथ तो हो ही नहीं। हम्म, और ये भी नहीं है, कोई नहीं, मतलब नाउ शो इज अब गोइंग इन तुम अ रॉन्ग अकेले हो। डायरेक्शन, मतलब अब बस टाइम पास हो रहा है, अब वेस्ट हो चुका है। तो आइडियल केस यही होता है कि एक अच्छे शो को अच्छी डायरेक्शन में ले जाके, पीक पे ले जाके, इसको हीरो बना के छोड़ दो, खत्म। मतलब दैट्स अ गुड शो। नेक्स्ट आजकल कल्चर रोस्ट कल्चर। रोस्ट, यस। रोस्ट वैसे एआई भी रोस्ट सबसे पहले आ गया था, राइट राइट उसके बाद से वो एकदम गायब राइट था। राइट अब तो काफी रोस्ट होने लग गया, और रोस्ट में राइट वेस्ट में तो एकदम ब्रूटल रोस्ट होता है, एकदम राइट नेक्स्ट लेवल राइट पे। राइट अब यहाँ भी होने लग गया, तो कई बार दो डायलॉग एंजॉय करते हैं यार, ये सही बोला, ये सही, तीसरा बोलता है अरे टू मच बोल दिया यार। तो हाँ वो हाँ जो होता है ना ऑडियंस हाँ आपका, हाँ हाँ कि बाकी फेलो कॉमेडी में तो ये तो ज्यादा हो हाँ गया, हाँ सुनने आया तो ज्यादा हो हाँ गया, हाँ हाँ हम यूट्यूब देखते थे भाई ये तो ज्यादा हो ज्यादा गया। हो गया, लेकिन हाँ। आजकल ये ज्यादा हो गया में ज्यादा मजा आ रहा है, कि हाँ मौत की बात कर दी मजा आ गया, इसकी बात डार्क कर दी कॉमेडी, और हाँ मजा। हाँ डार्क कॉमेडी होगी, तो हाँ डार्क हाँ। कॉमेडी और रोस्ट कल्चर पे जो भी बढ़ने लगा है, इस हम्म। ट्रेंड पे बात करें। तो मतलब अगेन ये सारी चीजें देखो आनी तो थी, ये कब वो सही टाइम होता है, जैसे रोस्ट 2014 में भी हुआ था, नहीं चला। हम्म 2016 में फिर एआईबी ने किया, बहुत फट गया। फिर 5-6 साल का लैग आ गया, फिर आशीष रोस्ट लेके आ गया, तो चल गया सडनली। तो एक सही टाइम होता है, और उसमें भी ऐसा है कि अ, अ, आपसे फर्क नहीं पड़ रहा है जनता को ना, मतलब जैसे अगर रोस्ट हो रहा है तो एज अ ऑडियंस से हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लिमिट क्रॉस हुई है। द ओनली कंसर्न जो होना चाहिए कि जो बंदा बैठा हुआ है जिस पे रोस्ट हो रहा है, उसको तो नहीं लग रहा कि वो प्लेफुल से अनकंफर्टेबलनेस पे जा रहे हैं। हम्म प्लेफुल तक मुझे लगता है सही होता है, अनकंफर्टेबलनेस है तो समथिंग इज कैन बी मैनेजेबल, वो थोड़ा सा डिस्कशन पे हो सकता था। लास्ट टाइम भी कुछ कुछ हुआ था, तो अ, वो जिसका शो है, जो एडिट पे बिठा के उसको एडिट कर रहा है, वो उसकी कॉल होती है कि क्या उसे रखना है क्या नहीं रखना। बट हाँ ये सब हो गई अभी, मतलब जैसे अब गेम शोज काफी आ गए हैं। अगर रोस्ट हम्म के बाद जो नई चीज आई है, अगर आपने पिछले 3-4 महीने में देखो, बहुत सारे गेम बहुत शो सारे आ थे। गए हैं। एक लव का शो आ गया है, अभी गौरव का कोई एक शो आ रहा गौरव है। का भी एक शो आ हाँ, गया, 2-3 शो और आ रहे हैं, एक स्वाति 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 का सचदेवा भी का आ गया है। है। तो ये सारे शोज आएंगे ही आएंगे, बिकॉज
आप एक तो कितना स्टैंड अप कंटेंट दे सकते हो ऑडियंस को, बिकॉज आपकी भी एक सीमा है ना, आप कितना बना के प्रोड्यूस करके दे सकते हो, तो आपकी भी एक लिमिट है। प्लस लोगों को भी अब वैरायटी चाहिए, तो अब उनको चाहिए थोड़ा बकैती हो कुछ बीच में, मतलब स्टैंड अप इज अ लेयर जिसके बेस में कुछ और है। बर्गर कुछ और है, टिक्की स्टैंड अप की है, लेकिन बर्गर हमारा गेम शो है अब। तो ये पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन है स्टैंड अप का। और ये तो और आते रहेंगे, भी तो और हाँ, नई अभी नई चलते चीजें रहेंगे, बाकी मतलब है। ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर आर्टिस्ट खुद बोर हो जाएगा। फिर हम्म। उसको लगेगा कि ठीक है यार, जैसे जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तब इंडिया में ह्यूमर वाले कॉमेडियंस की जर्नी कोई नहीं पूछ रहा था। तो मुझे लगा कि यार आज से 10 साल बाद अगर कोई छोटे शहर में एक स्टैंड अप बनना चाहता है और उसको इंडिया का स्टैंड अप सीन का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो कहाँ जाए? तो मुझे लगा कि यार मुझे वो बना देना चाहिए, तो हमने 50 एपिसोड कर दिए। अब हम्म। उसमें जैसे मैं कभी भी छोटे शहर जाता हूँ, तो उनको होता है कि सर मतलब मैं तो कभी पहुंच नहीं सकता था वहां तक कि इनकी जर्नी में पूछ पाऊं उनसे डायरेक्टली 1 घंटा, आपके थ्रू मैं कर पाया। तो नाउ आई मुझे पता है कि जो मैं स्ट्रगल आज फेस कर रहा हूँ वो आप लोगों ने किए हुए हैं। हम्म। तो कुछ नया नहीं है, जैसे आप लोग आगे बढ़े हो मैं भी बढ़ जाऊंगा। तो अगले 10 साल बाद हो पाता है एक होप तरह आ का। जाती है, जो कि मतलब मुझे लगा था रेलेवेंट है। फिर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, फिर मुझे लगा कि ओके, आई थिंक अभी मेरे को अब स्टैंड अप पे वापस फोकस करना चाहिए, तो मैंने एक ब्रेक ले लिया। तो दैस आर्टिस्ट को क्योंकि मोनोटनी पसंद नहीं है, हाँ। उसको कुछ चेंज चाहिए, उसको फ्लक्चुएशन टर्बुलेंस चाहिए, तो वो चलता रहेगा, मुझे लगता है पार्ट ऑफ बट द। वो बेस्ट चीज थी, मतलब मैं वो जो पॉडकास्ट वगैरह जो जर्नी थी ना, दैट वाज गुड, क्योंकि आदमी की बात। अच्छा, बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, जो सवाल आप पूछ सकते थे और कोई पूछ और नहीं वो कोई सकता नहीं था। सकता था, मैं अगर 10 स्टैंड जैसे आपसे साथ किया तो मुझे आधी चीजें पूछ पा रहा हूँ, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होता हाँ तो हाँ हाँ, और कुछ और और पूछ हाँ हाँ, पाता। तो वो है अब ही वो सर एक फैक्टर। और कंट्रोवर्शियल चीज जो भी आजकल कॉमेडी में है, वाओ, गाली वर्सेस वाओ, नॉन गाली, वो तो गाली वर्सेस क्लीन कॉमेडी। जैसे मुझे एक जावेद अख्तर जी का स्पेस था कि भाई shit, वो तो गाली वो बकते हैं जिनको नहीं हाँ, आती कॉमेडी, बिल्कुल और सही गाली बात बक के तो ऐसे कर देते हैं। कई है। लोग कहते हैं राइट, नहीं यार, हम तो राइट, ऑडियंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑडियंस जब बातें गाली में करती है तो क्या सही हो गया। बात है, सही बात तो है। क्या है उस पे ओपिनियन आप? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप जब स्टैंड अप कर रहे हो ना, आपको फेक नहीं होना। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक दिल्ली वाला स्टैंड अप कर रहा है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू है कि दिल्ली वाला जब भी जैसी बातें मैं अपने दोस्तों से करता हूँ, वैसी बातें मैं प्रेफर करता हूँ मैं स्टेज पे करूँ। हम्म। अगर मैं दोस्तों के साथ हल्का फुल्का गाली गलौज का यूज करता हूँ, तो उतना मैं अगर स्टेज पे करता हूँ तो इट मीन्स सब ठीक है। और इसमें गाली एक फिलर है, गाली जोक नहीं है। मतलब ऑडियंस शुड नॉट लाफ ऑन द गाली एज अ पंचलाइन, ऑडियंस विल लाफ ऑन द पंचलाइन ओनली। गाली इज जस्ट अ फिलर, चलो। बीच में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हल्की सी मेरे मुंह से निकल गई, ये है फिलर, क्योंकि मैं दोस्तों से भी ऐसे ही बात करता हूँ। लेकिन अगर आप गाली को पंचलाइन बना रहे हो, ये है प्रॉब्लमेटिक पार्ट, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई बंदा सपोज ऑफ स्टेज आपसे बात करे कि हाँ सर मैं तो बहुत अच्छा था, वहां गए थे हम, वहां से आ गए, और स्टेज पे जाते ही सडनली माँ बहन ये सब कर रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम्म। आप अपने फंडामेंटली जो आप ऑनेस्ट थे, आपने जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ फ्यू लाफ्स आपने वो चेंज कर दी अपनी पर्सनैलिटी को। तो मुझे इसमें नटशेल ये लगता है कि आप जैसे हो, आप वैसी स्टेज पे जा रहे हो, तो जनता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अडेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। अभी आजकल क्या है सर, ऑफेंड की जो बात है ना, लोग बाग ऑफेंड ज्यादा होने लग गए, राइट, हाँ, और लोग लीगल वे में ऑफेंड होने लग गए। हाँ, बोले हाँ, दे एफआईआर दे जेल, दे हाँ, एफआईआर दे हाँ, जेल। हाँ, हाँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके क्रिएशन पे? जैसे क्या आप मतलब कोई कंटेंट बना के उसको राइट, री वेरीफाई करते हो खुद की ऑडिट, कि यार मैं बोलता रहा हूँ ये, लेकिन ये हटा देंगे, कंट्रोवर्शियल होगा। इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। या कंटेंट बना के किसी लॉयर को कि भाई नहीं, पढ़ हाँ, ले, मैं बना रहा हूँ, हाँ, हाँ, सही है कि नहीं है। क्या राइट। कुछ चेंज आया उस प्रोसेस अ, माइंडसेट में भाई? न पहले खुले हाँ, जाते थे, अब थोड़ा क्या राइट। डर के जाते हैं क्या, या नहीं, प्रोसेस में कुछ है क्या? मेरे साथ तो नहीं आया, बिकॉज मैं पहले भी बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर ही करता था। हम्म। और मेरे पास पास्ट में भी मतलब एक दो लीगल चली चली चुके हैं मेरे, एक दो, मतलब वो पब्लिक में नहीं है लेकिन वो जा चुके हैं, तो मेरे को पता है कि किस लेवल पे थोड़ा बहुत लोग ऑफेंड हो रहे होंगे या किस पे नहीं हो रहे होंगे। बट मोटा मोटी मैं प्रेफर करता हूँ नॉन कंट्रोवर्शियल चीजें। मतलब मेरा पॉइंट एज अ ह्यूमर भी यही है कि लोग आए, एंजॉय किया, वापस चले गए, ज्यादा उनको ऐसा वो नहीं करना कि झंझोड़ना नहीं है कि आज भाई सीख के जाना है तुम्हें मेरे से। मतलब एकदम घर जाके तुम आत्मचिंतन पे लग जाओगे, जीवन में तुम क्या कर रहे हो और क्या ये इतना। मेरा है सिंपल, भाई आए, चिल किया, चले गए, मतलब बस खुश गए, क्योंकि वैसे ही इतना स्ट्रेस है लाइफ में लोगों के। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, 1 डेढ़ घंटा चिल किया, वापस चले गए। लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि लीगल और कंट्रोवर्शियल की या ऑफेंड होने की, तो वो आप सबसे सेफ भी खेल जाओगे। कोई ना कोई ऑफेंड हो जाएगा, और लूप होल इतने ज्यादा हैं कि वो एफआईआर तो हो ही जाएगी आप पे। फिर ओनस इज ऑन यू टू डिफेंड योर सेल्फ,
कि भाई मैं कैसे सही हूँ, वो तो अपना लेके चले गया कि मैं हर्ट हो गया। अब आपके ऊपर है आप कैसे इसको डिफेंड कर रहे हो। तो इसमें कोई आप कितना भी लीगली सॉर्ट करने की कोशिश कर लो, अगर किसी को ऑफेंड होना है वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने 2013 में आईफोन के ऊपर वीडियो डाला था तो लोग आईफोन पे ऑफेंड हो गए थे कि तू कौन है साले, तेरी औकात क्या है, तूने आईफोन देखा नहीं होगा, आईफोन के ऊपर जोक बनाने की औकात रख साले, कहाँ बना सकता मतलब। क्योंकि अब सोचो वो अगर 2013 में आईफोन पे ऑफेंड हो सकते हैं, फिर मतलब मैंने मैगी पे वीडियो बनाए, मैंने चाय चाय पे लोग ऑफेंड हो चुके हैं। आप सोचो सर कि मतलब कि तू चाय क्या, को कैसे हाँ बोला, कि तू चाय को कैसे बोल सकता है साले, चाय तो ऐसी पर वो चीज है मतलब। तो कोई अमृत है चाय हाँ तो। हाँ तो उस पे कोई वो ही नहीं है, मतलब किसी भी चीज पे ऑफेंड हो सकते हैं। अ, अ, अगर जैसे आप अपने ही घर वालों के ऊपर जोक बना रहे हो तो लोग उस पे ऑफेंड हो जाएंगे कि तू साले अपने कैसे बोला बाप रे। को बोल रहा है कुत्ते। और यहाँ पिताजी चिल हंस रहे हैं कि यार जोक तो अच्छा था। तो मतलब इसमें कोई सेंस नहीं है, इसमें है कि हाँ ऑफेंड हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें, मुझे जो बॉटम लाइन ये लगती है ना कि लोगों के पास ना वेंट आउट करने का माध्यम नहीं है। हाँ मतलब इसमें जो मुझे जो बॉटम लाइन लगती है, लोग आज वेंट आउट करने का मीडियम नहीं है। अब सोशल मीडिया इज द इजीएस्ट वे। आप एक विंडो के पीछे बैठे हो, कीबोर्ड से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले लेवल पे ऑफेंड तो आप कभी भी हो सकते हो और आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो बॉस से, अपने इनसिक्योरिटी से, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने घरेलू रिलेशन में आप इनसिक्योर हो सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर इसमें कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना, अगर जैसे मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ, आपका एक वीडियो देखा, अब मुझे समा उस दिन मेरा मूड खराब था, आपके वीडियो देखा मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कमेंट लिख दिया। फिर 2 दिन बाद अब इंस्टा को पता चल गया कि इसने इसका वीडियो देखा, साले को दोबारा दिखाऊँगा, मज़ा आएगा। फिर ना 2 दिन बाद देखा, फिर मेरी कुछ ऐसी बात हुई जो आपने देखी और आपने कहा कि यार साला ये तो घटिया ही बातें करता है। फिर 5वें वीडियो पे अब आप मेरे दुश्मन बन चुके हो। हाँ। नाउ अब मुझे पता नहीं है लेकिन आप मेरे दुश्मन हो और आप मेरे को अंदर ही अंदर ना हेट करने लग गए हो कि इसका मिलेगा तो तो मैं घुसड़ बताऊं, मारूँगा। हाँ तो इसका फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसी बात बोली जो सच में ही आपके लिए एक अगेंस्ट थी। तो आपने बोला अब तो बेटा तू लीगल अब तो लीगल पे गया। लूँगा। और आप घर में बैठ के सोच रहे हो, जैसे मेरे पास कुछ लोगों का ना ये सच में चलता है कि उनका ना हर वीडियो पे गाली-गलौच आता है, हाँ हर वीडियो पे। और फिर 5-6 दिन नहीं लॉयल आता। लॉयल फैन है लेकिन। हाँ, अरे फॉलो भी नहीं करते। और हर वीडियो पे कमेंट आ रहा है। मैंने कहा यार ये क्या, इसकी मैं एल्गोरिथम में कैसे घुसे जा रहा हूँ। तो फिर 5-6 दिन नहीं आएगा, हफ्ते भर नहीं आएगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं आएगा। फिर मैं सोच रहा था भाई मर तो नहीं गया अरे हाँ ये। यार, जिंदा तो है। तो वो सब चलता है, लेकिन ठीक है एंगेजमेंट आ रही है। मैं तो गाली बकता रहा हाँ एंगेजमेंट। मतलब हर देखो, वीडियो में 3 आनी चाहिए तेरी। 3 आती है तो फिर उससे लोग और 2 कर देते हैं, तो ऐसे है कि वो इसने बकी तो उसके 2 लाइक हाँ किया, हाँ 2 अपने फैन भी लड़ भिड़ पड़ते वो हैं हाँ उससे, हाँ तो तो मजा आई आता आई है। एंजॉय इट, आई एंजॉय इट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अपुर जी, आपकी यूनिक जर्नी रही, देखो पहले पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहे, इंजीनियरिंग की तरफ गए, हम्म, स्टैंड अप कॉमेडी में आए, इतनी चीजें कर रहे हो, हम्म, पॉडकास्ट भी किया, हम्म, एंड इन सब चीजों के अलावा यू आर ऑल्सो एन इन्वेस्टर ऑल्सो। बस इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताओ आप। भगवान का आशीर्वाद अरे है। भाई आ, इन्वेस्टिंग तो देखो यार, हम्म, बढ़िया आदमी है, पैसा कमा कैसा लिया, अब वो पैसे से पैसा इन्वेस्टिंग से बनेगा। एक्चुअली सर मेरे को ना मैं 2014-15 से ही ना बड़ा फैसिनेटेड था स्टार्टअप इकोसिस्टम को में। मतलब मैं जब स्टैंड अप शुरू किया था तो मैं कोवर्किंग से काम करता था। मतलब मैं डेली जाता था कोवर्किंग में, बैठता था वहां से लिखता था, घर पे नहीं बैठता था। तो 2016 से ही मैं ना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ था, जैसे प्रेक्टो, इनोवेट, ये सारी चीज इनके ना ओयो, इन सब के आसपास ही था मैं। मतलब फाउंडर इधर उधर ही बैठे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे माइंड में ना एक सीड प्लांटेड था कि यार कुछ तो करना है, ठीक है। फिर मैं सारे फाउंडर से कहीं ना कहीं मिलता रहता था। तो 2016 हो गया, तब इतना ऑब्वियसली पैसे भी नहीं थे और इतना मेरे को वो भी नहीं पता था कि कैसे करें क्या करें। 16 17 18 निकल गया, 19 निकल गया, फिर 20 में ना मैं सोच ही रहा था कि 19 में मैंने इनफैक्ट 2 कॉमेडी क्लब में पैसा डाला था। बट अगेन 20 तक आते आते कोविड के कारण वो भी थोड़े से शट डाउन टाइप्स हो गए थे। फिर मुझे लगा कि यार टेक्नोलॉजी इज द थिंग जहाँ पे वी कैन इन्वेस्ट रेदर देन रियल एस्टेट। जैसे कॉमेडी क्लब इज अ रियल एस्टेट बिजनेस। तो इसमें अगर आप वो लैंड खरीद के डाल देते हो तो लैंड का अप्रिसिएशन हो जाएगा, तो शायद आपका बिजनेस रेवेन्यू बढ़ जाए। लेकिन आप वैसे इकोसिस्टम बनाना बहुत टफ है किराए की उस पे। तो मैंने 2020 में मैं सोचा था, ऑब्वियसली कोविड आ गया था, रेवेन्यू मेरा जीरो हो गया था। फिर मैंने कहा यार पैसिव इनकम कहाँ से आएगी, तो पैसिव इनकम मैंने फिर शेयर में डाल दिए, इधर उधर डाल दिए। फिर मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट को मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता था। उससे पहले मेरे बहुत कम पोर्टफोलियो मैनेज था, मतलब हल्का था। तो फिर मैंने शेयर में डाला, म्यूचुअल फंड, गोल्ड डाला, रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि स्टार्टअप इज अ मल्टी फोल्ड गेम।
पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो रितेश मलिक दोस्त है मेरे, बड़े भाई टाइप से, तो उनको फिर मैंने पूछा, तो तब हमने एक दो कंपनीज में डाल दिया, फिर एक कंपनी में मैंने और डाल दिया, फिर धीरे धीरे क्या वो इस इकोसिस्टम में मैं घुस गया। फिर सिंडिकेट बनने लग गए कि अच्छा 50 लाख चाहिए तो ये 10 लोगों का सिंडिकेट डाल देगा, 15 लोगों का सिंडिकेट डाल देगा, तो वहां से और लीड आने लग गई। ऐसे ऐसे करके फिर 2020 मार्च से लेके 2000 अभी क्या चल रहा है, 25 आ गया ना, 24 तक मैंने मतलब 15-18 कंपनीज में दबा के हमने इन्वेस्ट किया। अर्ली स्टेज पे ही, मतलब सीड या आइडिया स्टेज पे ही अपन डालते हैं, और अच्छे लेवल पे जब चले जाता है तो एग्जिट लेने की तो ट्राई अभी करते हैं। एग्जिट निकले एग्जिट या सर हमारे फेज में? एक निकलना था, बट वो समहाउ लास्ट ईयर इकोनॉमी के वजह कुछ मतलब हो गया था। बट अभी हम काफी कंपनीज, मतलब देयर आर 2 कंपनीज व्हिच आर प्लानिंग फॉर आईपीओ, सो we are hopeful that in the next couple of months or maybe 1 year we should be able to get a good exit at least in 2 startups out of 15। गुड। और अभी उसके लिए जर्नी है, वो तो बाकी 13 की जर्नी हाँ, है, कुछ बाकी तो रहे। सर्वाइवल है, मतलब हम्म। अभी तक कोई भी एक्सेप्ट वन, ऑल द स्टार्टअप्स आर फुल्ली रनिंग, नन ऑफ देम हैज शोन समथिंग कि दे आर अबाउट टू शट और समथिंग, तो वी आर होपफुल कि उनमें से भी कुछ तो आगे बढ़ेंगी और कुछ मैं अच्छे। एक्चुअली मैं फाइनेंस पे और स्टार्टअप वर्ल्ड पे मैंने खूब पॉडकास्ट किया, रितेश राइट, जी से मैंने राइट। पॉडकास्ट किया था। अच्छा। तो रितेश जी से पॉडकास्ट करा और मैं 2-3 लोगों से पूछा, बोला दिल्ली में अगर आप हो हाँ, और रितेश जी के टच में हो तो हाँ, स्टार्टअप में इंटरेस्ट आपका आ ही जाएगा। हाँ, 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 और स्टार्टअप में कोई ऐसा हाँ। नहीं है जो उनको नहीं जानता राइट, या वो उनको राइट, नहीं जानते, राइट, तो वो राइट, अगर आप राइट, उनके टच में थे तो अब नो राइट। बिग डील की इन्वेस्ट कर सकते हाँ, हो, नहीं तो पूरा गेम बेसिकली जब समझा हुआ उन्होंने है। इनोवेट शुरू किया था ना, तो जब हाँ। हम कोवर्किंग में थे, तो मैं इनोवेट 2016 से बड़ा वो था कि लाइक कोई इंडिया का बंदा वी वर्क टाइप की चीज बना रहा है, तो मैं तभी से हमारा बड़ा मिलन था, हम्म। और तब हमने काफी उनको अपने लेवल पे जितना मैं कर सकता था इनोवेट को सपोर्ट भी करता था, तो धीरे धीरे एक फैमिली थिंग बन गई थी, मतलब हमारी उनकी। तो अब जब मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम टू इन्वेस्ट, देन आई आस्क हिम कि भाई अब बताओ अपॉर्चुनिटी, तो हमने काफी अच्छी जगह अच्छे अच्छे फाउंडर्स के साथ जुड़े, और उससे अच्छी चीज ये भी हुई कि अच्छे लोगों से मिलना हो जाता है आपका ना, हम्म। फाउंडर क्योंकि बड़े पैशनेट होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको और लोगों से मिलवाते हैं, तो आपको बड़े एस्पिरेशनल क्रेजी लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, जो वैसे मिलना शायद टफ हो जाए। जैसे स्टैंड अप में एक अलग टाइप की लोगों की माइंडसेट है हम्म। कि मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन स्टार्टअप में क्या है कि यार 1 बिलियन की कंपनी बनानी है, 12-10 बिलियन की कंपनी बनानी, मतलब 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ वो बोलना ही यार अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है। और वो पैशनेट होते हैं हाँ, पैशनेट होते हैं, मतलब मतलब वो। उनसे जिस जिस इंडस्ट्री में वो है, उस इंडस्ट्री का आगा पीछा कुछ उनसे हाँ, समझ हाँ। सकते हैं, तो क्यूरियस माइंड है तो डेफिनेटली स्टार्टअप इज प्लस गुड। मुझे वो सर्वाइवल मोड बहुत चमकता है, मतलब मैं ना हमेशा वो सर्वाइवल मोड पे ही रहना चाहता हूँ कि आप जिसमें हो आप इस पे टिके हुए हो और घिसे जा रहे हो, मतलब वो है पीक अप। अप एंड डाउन तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन क्या हम ये काम अगले 50 साल कर सकते हैं, वो है मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो सर अभी आपको क्या लगता है, कॉमेडी इंडस्ट्री और क्राउडेड हो गई, बहुत ज्यादा लोग आने लग गए, भीड़ हो गई उसका, अब तो अब कोई नया बंदा आना चाहता तो उसके लिए जगह है, या फिर जो मार्जिन्स थे या जो चीजें थी वो कम हो गई, या अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है? नहीं, नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब अभी भी अगर आप देखो सिर्फ़ टियर 1 से लोग निकल पा रहे हैं, इवन टियर 1 में भी सिर्फ़ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से लोग निकल पा रहे हैं, टियर 2 से दिल्ली आते हैं, मतलब टियर 2 से इन सिटीज़ में जाते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं कि क्या वो बन पाएँगे। अभी तो लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो है, प्लस रीजनल स्टैंड अप तो अभी फटा ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं फटा, गुजरात का थोड़ा बहुत फटा है, कोलकाता का शायद फटा होगा, बट अभी भी रीजनल में तो स्कोप बहुत ज़्यादा है ना। फॉर एग्जांपल बिहारी स्टैंड अप अभी तक हमने नहीं देखा, भोजपुरी स्टैंड अप नहीं देखा, पंजाबी स्टैंड अप थोड़ा बहुत देखा है, हिमाचली स्टैंड अप एक हिमाचली लड़का करता है, राजस्थानी स्टैंड अप अभी तक नहीं हुआ है, तो रीजनल स्टैंड अप अभी लॉन्ग वे टू गो है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे नहीं लगता मतलब अभी लाइक अगर कोई नया बंदा बनना चाहता है, वो सोचा कि वो अब तो निकल गई है ट्रेन, नहीं, बहुत बहुत आगे है। आपके ये एडवाइस क्या है, जो अभी कोई नया बंदा है, 20 साल का बंदा, और वो कह रहा है यार स्टैंड अप सीन में आना है, वो कहता है भाई मेरे घर परिवार में मजाक करता हूँ, लोग फनी समझते हैं, दोस्त भी कहते हैं वाह भाई तू जैसे जरा सी मजाक करते हैं ना, अरे यार तू लाफ्टर चैलेंज में जा यार, तू क्या मस्त करता है, अब आज की डेट में भाई तो हुँ, स्टैंड अप में जा, हुँ, हुँ। तो वो जाना चाहता है, उसके लिए क्या एडवाइस दोगे आप उसको? 2 साल आप इन सिटीज में आके ट्राई करो, बिकॉज घर पे फनी होना और बाहर फनी होने में बहुत डिफरेंस होता है। प्लस 2 साल आप जब वो पूरी प्रोसेस को अडेप्ट करोगे ना स्टेज
स्टेज पे जाना, बॉम्ब होना, फिर नया जोक लिखना, फिर दोबारा जाना, फिर लोगों के साथ करना स्टैंड अप, फिर दोबारा जाना, फिर करना, फिर 10 मिनट बनेंगे, फिर जाके किसी दूसरे के शो को ओपन करना, फिर उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा जाता है, फिर 15 मिनट बनेंगे, तब आपको रियलिटी चेक होगी, लिटमस टेस्ट होगा। ये घर वाला सीन ना बड़ा, घर वाले बड़े कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ, तो वो आपको हमेशा चढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टेज पे जब समवन इज पेइंग 500 रुपीज, 300 रुपीज, 1000 रुपीज, दे वांट रिजल्ट, दे डजंट वांट कि आपका स्ट्रगल क्या है, वो भाई तू मुझे हंसा के दिखा। तो उसमें मुझे लगता है आपका एक्चुअल लिटमस टेस्ट हो जाएगा। तो रेदर देन आप सोच रहे हो कि मैं फनी हूं नहीं हूं, 1 साल देके देख लो, खत्म कहानी। मतलब इंस्टेड ऑफ उस रिग्रेट में रहना कि क्या मैं चाहता तो हाँ कर कर लेता, वो वाला थॉट मुझे बड़ा वेग लगता है। आप करके देख लो। और बड़ी जैसे बाकी सारी आर्ट फॉर्म में ना आपको रिस्पॉन्स मिलने में हो सकता है टाइम लग जाए। जैसे म्यूजिक है कि बंदा डांस कर रहा है, आधे घंटे बाद डांस करेगा, है ना। आपने म्यूजिक अभी गा रहे हो, आधे घंटे बाद उसने शराब पी ली, अब मैं डांस कर रहा हूँ। या डांस में भी वो थोड़ी देर में आपके साथ उछलना मैच करने का, स्टेप मैच करने का। स्टैंड अप ऑन द स्पॉट है। मैंने जोक मारा, लोग हंस गए तो मेरा जोक अच्छा है, नहीं हंसे तो बेकार है, हंसे तो अच्छा है। इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट फीडबैक है, तो बड़ी डिप्लोमेटिक मार्केट है, मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज मार्केट है। अमेजिंग सर। अब आते हैं अपन फाइनल रैपिड फायर ओह राउंड वाओ पे, वाओ, क्लोजर की तरफ। ओह वाओ। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया? हाँ, नितिन गुप्ता, रिवाल्डो। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन इन वर्ल्ड? जॉर्ज कार्लिन। फेवरेट कॉमेडियन इन इंडियन सिनेमा? यार विजय राज। विजय राज। फेवरेट कॉमेडी मूवी? अंदाज अपना अपना। फेवरेट सिटी टू डू एन कॉमेडी शो? दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर। फेवरेट कंट्री टू डू एन कॉमेडी शो जो आपने किया अब तक? ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ज्यादा फॉलोअर मैटर करते हैं या ज्यादा टिकट्स बिकना? ज्यादा टिकट्स ऑब्वियसली। अगर कॉमेडियन में नहीं होते तो क्या होते? मैं पता है, मैं किसी बैंक का सीएक्सओ लेवल पे होता है, एकदम फोड़ रहा होता है उस बैंक में, हाँ, एकदम मचा रहा होता। वो भी क्लाइंट फेसिंग होता, पब्लिक फिगर एकदम वहां पे भी। हाँ, हाँ और वो किसी कॉर्पोरेट शो में कॉमेडियन को बुलाते हाँ, हैं। मैं वो उस लेवल पे ही होता, उसको एकदम फिर एकदम नाच के दिखाओ। नाच के दिखा। मतलब सो मेरे को वो पता था कि मैं मतलब क्लाइंट फेसिंग में ही होता, मतलब पब्लिक फेसिंग में ही होता, वो मुझे पता था। टेक्निकली मेरे को जाना नहीं था, जब फर्स्ट ईयर में वो सीन हो गया था, तो मैं पब्लिक फेसिंग में ही कुछ कर रहा होता बहुत। ग्रेट सर, अपूर भाई, अमेजिंग पॉडकास्ट, मजा आया सर, जबरदस्त।